हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले कि आप लोग मुझ पर गुस्सा करें, उससे पहले ही मैं खुद ही माफ़ी मांग लेती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर हो सके तो अपनी इस पुअर लेजी सोल को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी पुरानी दोनों ही नॉवल ऑनगोइंग हैं, पर फिर भी मैं एक और नया लेके आ गई। इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई प्रॉमिस कि अब मैं पहले अपने सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही कुछ नया शुरू करूँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ। बाकी तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इस नए नॉवल की। ये बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है कुछ नया करने की। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नॉवल पार्टिसिपेशन है ईजान फीस्ट के लिए, जिसका थीम फैंटेसी है, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है हमारी ब्यूटीफुल और लवेबल बबल दीदी को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी खुद को बाकियों के साथ उनके बीच प्रेजेंट करने की। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मेरे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मकसद किसी को हराना या खुद जीतना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मेन मोटिव सिर्फ अपने काम के जरिए अपने पैशन को फॉलो करना है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं और मैंने तो सिर्फ अभी कुछ महीनों पहले स्टार्ट किया है। तो बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को भी मेरी तरफ से रिस्पेक्टफुली बो। और अब बाकी के मेरे सभी लिसनर्स, मुझे उम्मीद है कि ये न्यू नॉवल आप सभी को बहुत पसंद आएगी, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि कहानी के अंत तक आप सभी को अपने साथ बांधे रखूं। और आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो प्लीज़ इसको सुनने के बाद अपने व्यूज़, अपने सजेशंस इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मुझे पढ़ के बहुत खुशी होगी, क्योंकि सच में मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर हो सके तो मेरा साथ दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। बाकी तो अब शुरुआत करते हैं हमारे इस नावल की, जिसका टाइटल है मिस्ट, द बॉन्ड ऑफ ड्रीम। तो इससे पहले कि मैं ये नॉवल शुरू करूं, आप सबसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि यही एक सवाल है जो हमारी इस नॉवल का मेन स्तंभ है। तो मेरा सवाल है कि हमारी दुनिया क्या है। हमारी दुनिया, हमारी दुनिया की परिभाषा क्या है। क्या ये सिर्फ वही है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, या कानों से सुन सकते हैं, या उसको अनुभव कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी है जो हमसे छुपा हुआ है, जिसे हम नहीं जानते, जिसे ना हमने कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। कुछ लोगों का कहना है जो हमारी आंखों से दिखाई देता है वही दुनिया है, पर फिर कभी कभी जो हमें कुछ अलग अनुभव होता है वो क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पृथ्वी की सतह से उलट भी कोई एक और भी दुनिया है जो कि इस ऊपरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उसे आपने कभी देखा नहीं है और ना ही कभी उसके बारे में सुना है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हम सिर्फ वही मानते हैं जो हमने देखा है, या फिर कुछ और भी है जो हमसे छुपा हुआ है, जिसको हम अनुभव करते हैं या जिसे हम सोचते हैं। एक इमेजिनेशन की दुनिया, एक कल्पना से गढ़ी गई दुनिया, एक नई दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसे भी भगवान ने ही बनाया है अपनी इमेजिनेशन की पावर से, जिसे लोग नहीं जानते या फिर जानना ही नहीं चाहते। पर यहाँ पर हम उसे मानेंगे, भले ही वो हमारी दुनिया से अलग है तो क्या। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये दुनिया क्या है। क्या ये दुनिया सिर्फ इंसान की है, जानवर की है, पशु पक्षियों की है? क्या सच में सिर्फ यही सच है, या फिर कुछ और भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो ये दुनिया बिल्कुल बिल्कुल किसी अनजान समंदर की तरह है, जिसमें ना जाने कितनी ही अजीब और गरीब रहस्यमयी चीज़ें छिपी हुई हैं जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते। उन्हीं कुछ रहस्यमयी चीज़ों के पिटारे में से है ये अद्भुत जंगल की दुनिया। घने जंगल के पीछे छिपी एक ऐसी दुनिया जो देखने में तो शांत, साधारण, गुनगुनाती हुई, मन को मोहने वाली, पर हकीकत उसकी उतनी ही खतरनाक। उल्टे झरने से बनी धुंध में छिपी हुई जंगल की ये दुनिया अपने में ही एक अलग अद्भुत अजूबा है। कई गहरे राज खुद में ही छुपाए हुए हैं। उन्हीं राज में से एक राज है वेयरवुल्व्स का राज, भेड़ियों का राज, और उनके इस किंगडम की बर्बादी का भी राज, मिस्ट की बर्बादी। यहाँ के जंगल बोलते थे, पर इस तबाही के बाद ये हमेशा से खामोश नहीं थे। पर इस तबाही के बाद बस सब बेजुबान से हो गए। जिंदा तो आज भी हैं,
हर चीज़ सुनते हैं, पर बस कुछ बोलते नहीं हैं, बस शांत हो गए। वेयरवुल्व्स ने उल्टे झरने के दूसरे छोर पे जंगल में अपनी एक दुनिया बनाई, जिसको उन्होंने नाम दिया मिस्ट। कोहरे की एक मोटी धुंध की परत में छिपी हुई जंगल की वो दुनिया, जिसमें वेयरवुल्व्स का एम्पायर था। उनका राज था, उनके रूल्स थे। वो सब आपस में खुश रहते थे। वेयरवुल्व्स सुपरनेचुरल पावर और जादुई दुनिया के साथ साथ जंगल पे भी राज करते थे। पर फिर आपस में फूट पड़ गई, जंग लड़े गए, मिस्ट का बंटवारा हो गया। जो मिस्ट कभी एक हुआ करता था, अब उसके दो हिस्से हो गए थे। विभाजन हो गया था उसका। मूनस्टोन और स्काईवार्ड, एक दूसरे से सुपीरियरिटी की जंग फिर भी चलती रही। मूनस्टोन हमेशा से बेहतर था स्काईवार्ड से। स्काईवार्ड कभी भी इनसे ऊपर नहीं उठ पाता था। हर चीज़ में मूनस्टोन बेहतर था स्काईवार्ड से। और एक और भी चीज़ थी जो इनको सामने वाले से बेहतर बनाती थी, और वो था इनका लीडर, इनका किंग, हंग वंगजुन। ट्रू ब्लड अल्फा, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खतरनाक, जिसको हरा पाना या मार पाना ना के बराबर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि हंग वंगजुन फुल मून नाइट के समय पैदा हुए थे, इसीलिए वो खुद में ही एक डिवाइन सोल थे। इसीलिए सब उनको प्यार और उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे। सारे वेयरवुल्व्स को उनका चाहता राजा मिल गया था। हंग वंगजुन भी अपने एम्पायर के लिए सब कुछ करता था, सब कुछ करता था। वो जितना क्रूअल था अपने दुश्मनों के लिए, उतना ही नरम दिल था अपनों के लिए, अपने एम्पायर के लिए। पर वो होता है ना कि जहाँ पे खुशी होती है, जलन भी वहीं पे होती है। और यहाँ पर जलने वाला कोई और नहीं, बल्कि उन्हीं का पड़ोसी किंगडम स्काईवार्ड था, जो कि बस कुछ भी करके मूनस्टोन को मिस्ट की दुनिया से मिटाना चाहता था। एकदम गायब कर देना चाहता था, ख़त्म कर देना चाहता था, बिल्कुल नाम और निशान मिटा देना चाहता था उनका। स्काईवार्ड किंगडम भले ही किसी चीज़ में मूनस्टोन से बेहतर हो या ना हो, पर कूटनीति और साजिश में वो बहुत आगे था। पर किसी भी पेड़ को खोखला उसके अंदर रहने वाले दीमक ही करते हैं। वो कब अंदर ही अंदर रहते रहते कब पूरे पेड़ को खा जाते हैं, किसी को मालूम नहीं चलता, किसी को भनक भी नहीं लगती। बाहर के लोग चाहे जितनी भी कूटनीति साजिश क्यों ना कर लें, कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, पर जब तक कोई घर का इंसान जाके बाहर के दुश्मनों से हाथ ना मिलाए, तब तक कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप किसी से भी लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, पर अपनों से जीतना, पर अपनों के आगे कोई भी हो वो हार ही जाता है। फिर चाहे वो मामूली इंसान हो, हम हो, आप हो, या फिर यहाँ का राजा हंग वंगजुन हो, क्योंकि आखिर होते तो वो अपने ही हैं। खैर, जैसे कि हर एम्पायर में एक घर का भेद ही होता है, उसी तरह से इस राज्य में भी था। और वही एकमात्र कारण बना हंग वंगजुन की हार का भी। उनको किसी उनके खुद के ही अपने ने धोखा दिया, जिसने उनको अंदर तक तोड़ दिया। और फिर क्या था, दुश्मन स्काईवार्ड को जो मौका चाहिए था, वो मौका उसको मिल गया, और उसने उस मौके का फ़ायदा भी बहुत अच्छा उठाया। और उसने उसका फ़ायदा उठाते हुए मूनस्टोन पर हमला बोल दिया। कुछ तैयारी ना होने के बावजूद भी मूनस्टोन बहुत ही वीरता के साथ लड़ा, पर फिर भी वो हार ही गया। कई वुल्व्स मारे गए तो वहीं बहुत बुरी तरह कई घायल भी हुए। वो रात भी एक पूर्णिमा की ही रात थी। उसी रात मूनस्टोन एम्पायर ने अपना सबसे बड़ा नुकसान सहा। उनका पावरफुल राजा हंग वंगजुन मारा गया। उस रात के बाद मूनस्टोन पूरी तरह से तबाह हो गया। इस जंग के बाद स्काईवार्ड के लोगों ने अपना ईगो सेटिस्फाई किया, मूनस्टोन के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। उनके साथ वो जुल्म होने लगे, उनके साथ वो सारे जुल्म होने लगे जो कि एक गुलाम के साथ भी नहीं होते थे। वो लोग उन्हें उससे भी बदतर ट्रीट करने लगे थे। उनकी औरतों के साथ रेप करते थे, बच्चों से काम करवाते थे, मारते थे, मर्दों को बुरी तरह से जलील करते थे। चाहे कोई उनमें से गलती करे या ना करे, गलती हो या ना हो, हर चीज़ की सज़ा बद से बदतर होती थी। जिंदा लोगों की उनके परिवार के सामने ही खाल उधड़वा लिए जाते थे। बद से बदतर हालत हो गई थी मूनस्टोन की। मूनस्टोन के लोगों को एक डर्ट की तरह देखा जाने लगा था। उनसे वो हर काम करवाया जा रहा था जो वो नहीं करना चाहते थे, जिसे हम सोच भी नहीं सकते। उम्मीद, उम्मीद। लोग कहते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अब पता नहीं लोग सही कहते हैं या गलत, पर एक बात तो सच है,
अगर उम्मीद का दामन पकड़े रहो तो बुरी जिंदगी को गुजारना भी आसान हो जाता है, बुरी जिंदगी भी आसान हो जाती है। ऐसे ही एक उम्मीद मूनस्टोन के लोगों को भी थी। वहाँ के लोग ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि उनका किंग मर गया है, क्योंकि हांग वांगजुन एक डिवाइन सोल है ना, बस इसीलिए वो मर नहीं सकता। वो सब बस अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। वो सब अभी भी इस होप में हैं कि उनका किंग एक दिन वापस आएगा, ज़रूर आएगा, और आके हमेशा की तरह उनको फिर से बचाएगा, उनको उनकी इस मिजरी हालत से बाहर निकालेगा। पर क्या ऐसा सच में होगा? क्या वो सच में आएगा? क्या वो सच में आके उनको इस क्रूएलिटी से बाहर निकालेगा? उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। शायद हाँ, शायद हाँ, क्योंकि वो सच में गलत नहीं थे। असल में मूनस्टोन का राजा हांग वांगजुन उस रात मरा तो जरूर था, पर मरा नहीं था। पर वो रात भी एक पूर्णिमा की रात थी ना, फुल मून नाइट। और फुल मून नाइट में उनके मरने की वजह से उनके मरने की बजाय उनकी सोल टूट गई थी। उनका शरीर तो मर गया था, पर उनकी सोल के 2 टुकड़े हो गए थे, जिसमें से एक टुकड़ा उसी मूनस्टोन किंगडम में ही था, वहीं के एक मामूली जादूगर के पास, जो उनका वफादार भी था। उस जादूगर ने सबसे छुपते छुपाते सोल का वो टुकड़ा एक प्रेग्नेंट लेडी के वोम में ट्रांसफर कर दिया था। पर वहीं उस आत्मा का दूसरा टुकड़ा वो उसी रात कहीं गायब हो गया। कहाँ गया कुछ पता नहीं, किस हालत में है ये भी नहीं पता। कहाँ गया, किसने चुराया, किसके पास है, किसी को पता नहीं। पर वो दोबारा किसी को कभी नहीं मिला, कहीं नहीं दिखा, ना ही उनके वफादारों को और ना ही उनके दुश्मनों को। चॉन्गकिंग सिटी। चांदनी रात के साथ साथ शहर की जगमगाती हुई रोशनी में डूबा हुआ ये खूबसूरत सा चॉन्गकिंग शहर, जो जितना खूबसूरत था उतना ही विकसित भी था। और इसी शहर में एक घर था जो देखने में तो भले ही छोटा था, पर जो इसमें रहते थे उनके लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं था। उनके लिए बस वो एक छोटा सा घर नहीं था, बल्कि उनके सुकून की चादर थी, जिसमें वो रोजमर्रा की जिंदगी से थक हार कर अपने सुकून के 2 पल गुजारते थे, और सुबह होने के बाद बस वहां से फिर से निकल जाते थे। वैसे तो इस छोटी सी जन्नत में 2 शख्स रहते थे। उनमें से एक माँ थी जो दिन भर काम करती थी और शाम के वक्त आके अपने इकलौते बेटे के साथ सुकून से रहती थी। और वही उनका वो प्रीशियस सन, वो भी उनसे कुछ ज्यादा खास अलग नहीं था। वो भी बस उन्हीं के साथ रहना पसंद करता था। कॉलेज हार के बाद बचा हुआ सारा समय वो सिर्फ अपनी मॉम के साथ बिताता था। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये माँ बेटे की जोड़ी खुद में ही एक कंप्लीट फैमिली थी। पर रोज का दिन एक जैसा रहे ये जरूरी तो नहीं ना। हाँ, क्योंकि आज का दिन कुछ अलग था। क्योंकि आज के दिन इन दोनों की कंप्लीट फैमिली के बीच में एक थर्ड व्हील आ गई थी, या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा कि वो ला दी गई थी। बिल्कुल सही, ऐसा ही कुछ हुआ था। क्योंकि आज के दिन अपनी मॉम का ये वन एंड ओनली प्रीशियस सन अपनी मॉम के साथ ना होके बल्कि कहीं और ही बिजी था, किसी और ही काम में बिजी है। खैर, फाइनली 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मॉम ने डिनर रेडी कर दिया था, और वो इस समय उनको डाइनिंग टेबल पे प्लेस कर रही है। और फिर प्लेस करने के बाद वो अपने वन एंड ओनली बेबी सन को आवाज लगाते हुए बोलती है, जान जान, बेबी जल्दी आओ, डिनर रेडी हो गया है, आओ जल्दी और खाना खा लो। कि तभी ऊपर के कमरे से एक प्यारी सी स्वीट सी मेलोडियस वॉइस आती है, जो कि एक बॉय की होती है, जो कि कोई और नहीं खुद जान ही होता है। वो बोलता है, आया मॉम, बस 2 मिनट वेट करिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ, बस एक पेज और पढ़ लूं प्लीज। बेबी, इससे अच्छा मैं सीधा 10 मिनट ही ना वेट कर लूं, जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। जी हाँ, जान, पूरा नाम वी शाओ जान, इस समय अपने कमरे में बैठा एक फ्रिक्शनल नॉवल पढ़ रहा है, जो कि उसने कॉलेज से घर वापस आते टाइम खरीदी थी, क्योंकि उसे वो बुक का फ्रंट यानी कि कवर पेज पसंद आ गया था काफी, बस इसीलिए। एक्चुअली जान को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, खासकर एडवेंचरस, और अगर वो फैंटेसी बेस्ड है तो वाओ यार, तो मजा ही आ गया। यही रीजन है कि वो अपने कॉलेज के आधे से ज्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ ना बिता के लाइब्रेरी में बिताता है, जो कि उसकी एज के बच्चों के लिए अनकॉमन है। और जब भी उसकी मॉम उसको पॉकेट मनी देती है खुद के यूज के लिए, तो वो उनसे बुक्स खरीद लेता है। दरअसल जान की मॉम क्रिस्टल वी शाओ एक सिंगल पेरेंट है। उन्होंने जान को बचपन से ही अकेले पाला है।
क्योंकि जान जब क्रिस्टल के वोम में था तभी उसके डैड उसकी मॉम को छोड़ के चले गए थे और फिर वो तब से दोबारा वापस कभी नहीं आए और इसी वजह से जान और उसकी मॉम अकेले रहते हैं। खैर, फिलहाल उसकी मॉम नीचे खाने पे उसका वेट कर रही है। वो उसको एक बार फिर से आवाज लगाती है, कम ऑन बेबी, खाना ठंडा हो जाएगा, कल सुबह तुम्हें कॉलेज जल्दी भी जाना है, जल्दी आओ, पहले डिनर कर लो, बुक बाद में पढ़ लेना, कहीं भागी नहीं जा रही है, वो तुम्हारी ही है, तुम्हारे ही पास रहेगी। जी मॉम, बस अभी आया, बस 1 मिनट। जान को फाइनली अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है और वो ना चाहते हुए भी उसे वो बुक बंद करना पड़ता है, जिसके बाद वो उस बुक को बंद करके वहीं साइड में रख देता है और फिर नीचे जाने के लिए चेयर से उठ जाता है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो नीचे आ जाता है, जिसके बाद वो और उसकी मॉम डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी मॉम उससे कॉलेज के बारे में कई सवाल पूछती है, जैसे कि पढ़ाई कैसी हो रही है, क्लासेस कैसी चल रही हैं, सब कुछ आराम से समझ में आ रहा है या नहीं, टीचर के बारे में पूछती है, टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, फ्रेंड्स के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में और भी इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह। जान भी उनके सभी सवालों का जवाब बहुत ही सिंसियरली दे रहा था। जान भी उनके सभी सवालों का जवाब बहुत ही सिंसियरली देता है और फिर वापस से खाने पे फोकस करने लग जाता है बिना कोई इधर उधर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए। जान इस समय बहुत ही फुर्ती के साथ खाना खा रहा था, या यूं कह लो कि उसे रूम में जल्दी वापस जाकर स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करना था, तो बस इसीलिए वो भूल गया था कि उसे खाने को चबा कर भी खाना होता है, ना कि उसको बस सीधा सीधा निगल जाना, जो कि वो इस समय कर रहा था। और वहीं क्रिस्टल जो इतनी देर से जान को ऑब्जर्व कर रही थी, वो इस बार डिसबिलीफ में ही अपना हेड शुक करते हुए अपने मन में बोलती है, दिस किड इज रियली टू मच, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, पता नहीं कितनी जल्दी होती है इसको। जान बेबी, खाना आराम से खाओ, ट्रैकिया में चला गया तो फालतू का सफर करना पड़ेगा, बुक तुम्हारी ही, कहीं भागी नहीं जा रही, बाद में पढ़ लेना उसको। जान अपनी मॉम की इस बात पर तो अपनी वही चिक ग्रीन वाली स्माइल देते हुए नोट करता है, पर फिर भी वो खाना उसी स्पीड से खाता है, जिसपे क्रिस्टल उसको डिसबिलीफ में ही देखती है और एक बार फिर से उसको रोकने की कोशिश करते हुए बोलती है, पर इस बार थोड़े डिफरेंट तरीके से। बाय द वे जान, तुम कौन सी फ्रिक्शन नॉवेल पढ़ रहे हो? मुझे भी बताओ कुछ इसके बारे में, अच्छा हुआ तो मैं भी पढ़ना चाहूंगी। जिसपे जान वापस से अपनी वही स्माइल देते हुए बोलता है, वो मिस्ट है मॉम, मिस्ट द बॉन्ड ऑफ ड्रीम, एडवेंचरस फ्रिक्शनल नॉवल है, सुपरनेचुरल क्रिएचर्स पे बेस्ड, जैसे विचेस, विजार्ड, वेयरवुल्व्स, बोलने वाले जंगल और बहुत कुछ है उसमें। बट मॉम, जब मैं वो किताब पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, I mean, वो सब सच में होते हैं क्या? क्या ये सब सच में एग्जिस्ट करते हैं? और ये सोल बॉन्ड, क्या सच में सोल बॉन्ड जैसा कुछ होता है? आपका क्या व्यू है इन सब को लेके? जब क्रिस्टल जान का ये क्यूरियोसिटी भरा सवाल सुनती है तो वो उसका जवाब देते हुए बोलती है, जान बेबी, ये तो तुम भी मानते हो ना कि ये दुनिया बहुत विशाल है और जो चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं यहाँ पे उससे कई गुना ज्यादा चीजें मौजूद हैं। बेबी, इस दुनिया में हर वो चीज हो सकती है जिसको हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं, और तो और यहाँ तो वो सब भी होता है जो हमारी कल्पनाओं से भी परे होता है। जान, ये एक दुनिया है और ये बहुत बड़ी है और हम सिर्फ ह्यूमन हैं, छोटे ह्यूमन। हमें सिर्फ उतना ही पता है जितना हमारी आंखें देख सकती हैं, पर उसका क्या जिसको हमारी आत्मा देख रही है, जिसको वो महसूस कर रही है, वो भी तो कुछ है ना। तुम्हें पता है, कभी महसूस किया है जब हमारा शरीर सो जाता है, हम गहरी नींद में चले जाते हैं, तब हमारी आत्मा एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जिसे हम पैरेलल दुनिया बोलते हैं, पैरेलल स्पेस बोलते हैं, और हम वो चीज भी देखने लग जाते हैं जो हम खुली आंखों से कभी नहीं देखते। कभी महसूस किया है इस बात को? मेरे ये सब कहने का मतलब ये है जान कि एटलीस्ट मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में हर वो चीज होती है जिसको हमारा मन, हमारी सोल जानती है, देखती है, हम महसूस करते हैं, हमारा दिमाग उसे सोच सकता है, हमारा दिमाग उसे सोचता है, फिर हम वो चाहे माने या ना माने, ये हमारी मर्जी। जान क्रिस्टल की ये बात सुनता है तो वो नोट करता है, मतलब वो इतना तो समझ गया, पर फिर भी वो कुछ सोचते हुए वापस से पूछता है, मॉम, इसका मतलब
सोल बॉन्ड, मैजिक, वेयरवुल्व्स, विजार्ड्स, ये सब रियल होते हैं, है ना? ये सब होते हैं। वाओ मॉम, काश वो सब हमारे सामने होते, हम सबको देख सकते तो कितना इंटरेस्टिंग होता ना। I mean, सोचिए आप, मैं वेयरवुल्फ होता, आप भी होती, मैं भी मैजिक कर सकता, मेरे पास भी सोल बॉन्ड होता, इनफाइनाइट पावर होती। मॉम वाओ, कितना इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना। मैं वी शाओजान, सुपर हीरो। क्रिस्टल जान की सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग वॉइस सुनती है तो वो भी बस चकल कर देती है और इस बार हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ सन, बहुत इंटरेस्टिंग होता, सुपर इंटरेस्टिंग होता, मेरा जानसान सुपर हीरो। वाह, है ना? पर फिलहाल मुझे लगता है कि तुम्हें अपना खाना जल्दी खत्म करना चाहिए और जाके सो जाना चाहिए, नहीं तो फिर कल तुम्हें अपने प्रोफेसर की उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली डांट सुननी पड़ेगी, जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी के लिए, फिलहाल के लिए तो तुम्हारी इनफाइनाइट पावर उनके ही पास है, राइट? मॉम, उन प्रोफेसर की याद मत दिलाओ, वो बिना वजह मुझे डांटते रहते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता फिर भी। आओ माय बेबी, यही तो प्रॉब्लम है ना कि तुम कुछ नहीं करते, तभी तो वो डांटते हैं। अपनी मॉम का ये रिप्लाई सुनकर तो जान का पाउटी फेस बन जाता है, तो वो जल्दी जल्दी बस खाना खत्म करने में लग जाता है। फिर उसके बाद ये कंप्लीट फैमिली अपने डिशेस साफ करती है, टेबल वाइप करती है और फिर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह जान को कॉलेज जल्दी भी जाना है और उसकी मॉम को भी जल्दी ही निकलना होता है, बस इसीलिए। और अब इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं। जान कॉलेज के लिए रेडी होता है और बस स्टैंड पे बस पकड़ने के लिए चला जाता है। और अभी इस समय जान बस स्टैंड पे खड़ा है, फोन में कुछ टाइप कर रहा है और तभी अचानक से उसके हाथ के इंडेक्स फिंगर में सुई से कुछ चुभने सा फील होता है। और जब वो उस एक उंगली को देखता है तो उसमें से रेड रेड लिक्विड निकल रहा था, यानी कि ब्लड निकल रहा था, वो भी अपने आप ही, बिना कोई विजिबल रीजन के, जिसपे वो बेचारा अपने वुंडेड फिंगर को देखते हुए सोचता है, सब कुछ तो ठीक है, पर ये कैसे लग गई मुझे? मैंने तो कोई पिन वगैरह भी नहीं यूज किया, फिर कैसे? जान ये सोच ही रहा था कि तभी उसको सामने रोड के दूसरे साइड पे झाड़ी में एक छोटा सा जानवर दिखता है। वो जानवर सीधा जान की आंखों में देख रहा था। दोनों के बीच में एक हल्का सा आई कांटेक्ट भी हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटा सा पप अपनी मासूम आंखों से उससे कुछ बोल रहा हो, जिसे समझने में फिलहाल के लिए तो जान असमर्थ था। खैर, ये चीज सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए चलती है, क्योंकि उसी समय बस के हॉर्न की आवाज आती है, जिसकी वजह से जान का ध्यान वहां से भटक जाता है। और जब वो दोबारा उधर देखता है तो वहां पे उसे वो जानवर वापस नहीं दिखता। शायद वो वहां से जा चुका था, पर जान के फिंगर का वो कट अभी भी वही मौजूद था। पर जान इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो बस उस समय बस में चढ़ जाता है और जाकर अपनी सीट ले लेता है। पर उसके दिमाग में अभी भी वही जानवर घूम रहा था और बस वही सोचते सोचते वो कॉलेज कब पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। चॉन्गिंग यूनिवर्सिटी। जान ने अपना ग्रेजुएशन इसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और अब वो अपने मास्टर्स भी यहीं से कर रहा है। वो आर्ट फैकल्टी का सबसे ब्राइट स्टूडेंट है, जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता है। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी और फन करना पसंद नहीं करता, ऑब्वियसली वो भी करता है, पर सिर्फ वीकेंड पे, हमेशा नहीं। जान इस समय कॉलेज आने के बाद सबसे पहले अपनी क्लास में जाता है और वहां जाके प्रॉपर अपनी सारी क्लासेस अटेंड करता है। और फिर क्लासेस ओवर होने के बाद कैंटीन में थोड़ी अपने दोस्तों के साथ भी मस्ती करता है, बोविन और चैंग के साथ। और फिर थोड़ी देर बाद वहां से चल देता है अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पॉइंट पे, यानी कि लाइब्रेरी में। और फिर वहां की किताबों के बीच में वो कम से कम अपना 3 घंटा बिताता है। फिर उसी के बीच में कॉलेज टाइम ओवर हो जाता है, जिसके बाद वो कॉलेज से निकलकर बस स्टैंड चला जाता है, क्योंकि वहीं से घर जाने के लिए बस मिलेगी। और जैसे ही वो बस स्टैंड पे पहुंचता है, उसे फिर से वापस से वही सब चीजें याद आ जाती हैं जो उसने सुबह देखा, वो छोटा सा बब। पर वो इस बार उसको इग्नोर कर देता है, ये सोचकर कि नॉर्मल ही है, होगा कुछ, आया होगा और चला गया होगा। खैर, जान घर वापस आ जाता है और फ्रेश होकर अपने और अपनी मॉम के लिए डिनर रेडी करता है। और फिर वो अपने रूम में जाकर अपने कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करता है, जिससे वो रात का अपना पूरा टाइम उस नॉवल को दे सके, मिस्ट को।
जिसके कुछ घंटे के बाद उसकी मॉम भी काम से वापस आ जाती हैं और फिर दोनों एक साथ बैठ के डिनर एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। फाइनली जान को अब जाके टाइम मिल गया था अपनी बची हुई स्टोरी को खत्म करने के लिए, तो वो अब जाके उसको खत्म करेगा। फाइनली कितना वेट करना पड़ा इसको पढ़ने के लिए। फाइनली जान को टाइम मिल गया था। जान अपने टेबल के पास जाता है बुक उठाने के लिए, पर बुक है कहाँ? अरे ये कहाँ गई? मैंने कल यहीं तो रखी थी। जान अपने पूरे कमरे में वो बुक ढूंढता है, पर अफसोस उसे वो बुक कहीं नहीं मिल रही थी। जान भाग के अपनी मॉम के पास जाता है उनसे पूछने के लिए कहीं उन्होंने तो नहीं उठाई उसकी बुक। मॉम मॉम मॉम, क्या आपने मेरी बुक उठाई है? जानते हो आप कहाँ है वो? कौन सी बुक सन? क्रिस्टल बोलती है। अरे वही मॉम जो मैं कल पढ़ रहा था, मिस्ड। जान बोलता है, नहीं सन, मैंने नहीं उठाई है, मुझे नहीं पता, ढूंढो वहीं कहीं होगी, मैंने नहीं ली है। नहीं है मॉम, पूरे रूम में चेक कर लिया मैंने, कहीं नहीं दिख रही है। जन परेशान होते हुए बोलता है, अरे कहीं वो लूना का बेटा तो नहीं ले गया? तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हारे रूम में गया था। कोई नहीं जान, कल तुम उससे पैसे ले लेना और दोबारा जाके उसको बाय कर लेना, डोंट वरी, ओके? क्रिस्टल जान को कंसोल करते हुए बोलती है, जिस पे जान बस ओके बोलता है और अपना सैडली बेबी पाउटी फेस बना के अपने रूम में वापस चला जाता है। इस समय सच में वो बहुत दुखी हो गया था। उसकी बुक गायब हो गई और अब उसको कुछ करने का कोई मूड नहीं है। वो सच में इसमें बहुत लो फील कर रहा है, तो वो बस अपने बेड पे जाके लेट जाता है और खुद के ही माइंड में उस स्टोरी के आगे की स्टोरी प्रिडिक्ट करने लगता है और बस वही करते करते वो सो जाता है। कब उसको नींद लग जाती है उसे ही पता नहीं चलता और वो बस सो जाता है। और अभी सुबह के भोर के 4 बज रहे हैं। जान अपने कमरे में सपनों की दुनिया में खोया हुआ ही है कि तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है, तो उसे फील होता है कि उसे प्यास लगी है। तो वो पानी पीने के लिए अपने बेड से उठता है, कमरे से बाहर निकलता है और किचन की ओर जाने लगता है। शायद आज बाहर का मौसम खराब है, तभी तो तेज हवाएं चल रही हैं, तभी घर के अंदर के सारे पर्दे हिल रहे हैं। लगता है आज बारिश होने वाली है। बारिश हुई तो ठंड बढ़ जाएगी। जान उन हिलते हुए पर्दों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तभी उसके उस वुंडेड फिंगर में वापस से दर्द होता है, जहां उसे चोट लगी हुई थी सुबह, गॉड नोज कैसे, पर बस लग गई थी। ओह शिट, फिर से खून आ गया। जान अपने उस हाथ को झटकते हुए और हिलते पर्दों को इग्नोर करके किचन में आगे बढ़ जाता है, पर जब वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अचानक से घर के पर्दे के पीछे एक परछाई सी दिखती है। जान उस परछाई को देख के थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और उसी क्यूरियोसिटी के चलते वो थोड़ा आगे बढ़ के उस जगह पे जाके वहां देखता है, पर अफसोस वहां कोई नहीं था। स्ट्रेंज, यहाँ पे तो कोई नहीं है। फिर वो परछाई किसकी थी? अभी तो लगा यहाँ पे कोई था। खैर छोड़ो, शायद वहम होगा। मुझे प्यास लगी है, फिलहाल पानी पीना चाहिए। जान फिर से वहां से पीछे मुड़ जाता है और किचन में चला जाता है, पर फिर उसकी नजर उस खिड़की पे जाती है जो कि खुली हुई थी और बस हिल रही थी। ये मॉम भी ना, कभी कभी इनका कुछ समझ नहीं आता। बताओ, खिड़की खुली छोड़ दी। भी मैं कहूँ कि ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? कभी हवा अंदर आ रही है, हद करती हैं कभी कभी ये भी। जिसके बाद जान उस खिड़की को बंद करने के लिए बस आगे बढ़ जाता है उस खिड़की की तरफ। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचता है तो वो खिड़की से बाहर वही ऑलिव ग्रीन आइज देखता है जो कि चमक रही थी। वही छोटे से जानवर की चमकदार आंखें जो इस बार भी सिर्फ उसे ही देख रही थी। वो जानवर एक छोटा सा पप था जो कि बहुत ही क्यूट था, जो इस समय सुबह भोर के 4 बजे सिल्वर ग्लिटर की तरह चमक रहा था। उसके पर बिल्कुल सफ़ेद थे, बिल्कुल बर्फ जैसे सफ़ेद, चमकदार, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव। बाहर की धीमी धीमी ठंडी हवा में उसके फर बस हिल रहे थे, हल्के हल्के से हिल रहे थे, और उसकी वो आंखें, वो मासूम सी आंखें अलग ही तरह से चमक रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो उन मासूम आंखों से जान से कुछ बोलना चाह रहा है। पर क्या क्या बोलना चाह रहा है वो? जान उस छोटे से पप की आंखें देखता है तो वो जैसे हिप्नोटाइज सा हो जाता है। उसकी सुंदरता को देख के वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि उसका बस मन होने लगता है कि उसके सफेद बर्फ जैसे नरम फर को अपने हाथों से सहलाए, केयर करे, उसे छुए। जिस पे जान अपने मन को फॉलो करते हुए बस मंत्रमुग्ध होकर उसके पास जाने लगता है, जैसे कि कोई इनविजिबल सी स्ट्रिंग उसको उसकी तरफ खींच रही हो। इसीलिए जान भी अनकॉन्शियसली बस गेट ओपन करके उस जानवर के पास जाने लगता है। पर जैसे जैसे जान उस जानवर के करीब जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो पप पीछे हट रहा था, जान से दूर जा रहा था, जैसे वो जान को अपने पीछे पीछे बुला रहा था। और वहीं जान भी बिना पल के झपकाए बस उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। जैसे जैसे जान उस जानवर के करीब जा रहा था, वैसे वैसे वो पप बस पीछे हटता जा रहा था, जान से दूर जाता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो जानवर जान को एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे सिर्फ कोहरा था, सिर्फ और सिर्फ कोहरा। घना, बहुत ही घना काला कोहरा। ऐसी घनी धुंध जिसके आर पार कुछ नहीं दिख रहा था। जान भी अनकॉन्शियसली बस बिना इधर उधर देखे उस पप का पीछा कर रहा था, और उसे ये खबर भी नहीं थी कि वो पीछा करते करते कहाँ आ गया है। उसके सामने सिर्फ एक चीज दिख रही थी, और वो था वो पप, वो ब्यूटीफुल पप, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिल्वर फर और ऑलिव ग्रीन आईज वाला पप। तभी वो सिल्वर पप जान को एक झरने के पास लाके वहीं रुक जाता है। झरना, वो झरना, उस झरने की सुंदरता तो खुद में ही अद्वितीय थी। उस झरने के ऊपर सूरज और चांद दोनों ही अगल बगल दिख रहे थे। उस चांद को देखने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं थी। वो चांद सूरज की रोशनी का मोहताज नहीं था, उसकी खुद की ही चांदनी थी। एक धीरे धीरे अपनी रोशनी को फैला रहा था, तो वहीं दूसरा उस रोशनी में खुद की ही चमक लिए घूम रहा था। वहीं उस झरने का पानी इतना साफ, इतना पारदर्शी था कि उसमें ऊपर सूरज और चांद की प्रतिबिंब साफ दिख रही थी, साफ साफ चमक रही थी। वहीं उसके बीच में वो सिल्वर सा छोटा सा पप, उसके फर जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वाओ, क्या नज़ारा था वो! उसके फर क्या चमक रहे थे, मन को मोह लेने वाला नज़ारा। ऐसी इमेज जो एक बार नज़रों के सामने बस जाए तो दोबारा कभी ना भूले, सीधा जहन में उतर जाए। वहीं जान भी जो उस पप का पीछा कर रहा था, वो जब देखता है कि पप अब जाकर रुक गया है, तो जान उसको छूने के लिए, उसके पास आने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। उसकी मासूम आंखों को पास से देखने की चाह में कदम बढ़ाता है, उसको देखने की चाह में। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो सिल्वर पप अपनी पहनी आवाज में बहुत जोर से हाउल करता है, जैसे कि वो किसी का वेलकम कर रहा हो, अपनी खुशी जता रहा हो। और जैसे ही वो पप हाउल करता है तो जान, जो अभी तक सबकॉन्शियसली उस पप के पास आ गया था, वो उसका हाउल सुनते ही तुरंत अपने होश में वापस आ जाता है। उसका वो हिप्नोटिज्म टूट जाता है, और जैसे ही वो अपने होश में आता है, वो देखता है कि सामने अलग ही नजारा था। वो चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाता है, समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ आ गया, वो इस समय कहाँ है। तो वो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पे पहुंच गया है, एक जंगल में, एक चमकते हुए जंगल में, जो कि इस समय चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस पप के साथ साथ ये जंगल भी खुशी मना रहा है। सच में इस समय पूरा जंगल जगमगा रहा है। जान पहले तो इस चमचमाते हुए जंगल की सुंदरता देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। जान एक बार तो इस चमचमाते हुए जंगल की सुंदरता देख के सच में mesmerized हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। सच में ये जंगल बहुत ही सुंदर लग रहा था, चमचमाते हुए उसके पेड़ पौधे। जान खुद में ही सोचता है, ये जंगल चमक कैसे रहा है? जंगल चमकते भी है, पर मैं इस जंगल में कैसे आया? मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो उस पप। ये एक ऐसा जंगल था जो कि जिंदा था। अब जिंदा का मतलब यहाँ पे सिर्फ सांस लेने से नहीं है, पर ये जंगल उससे भी कहीं गुना ज्यादा था। ये जंगल बोलता था, चलता था, और जरूरत पड़ने पे गायब भी हो जाता था, खुद को छुपा भी लेता था। जितना ही सौम्य था, जितना ही अच्छा था, जरूरत पड़ने पे उतना ही खतरनाक भी हो जाता था। अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये जंगल सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। हर एक पेड़, हर एक पौधा, सब में एक अलग तरह की ही चमक थी। हर एक जीव की अपनी खुद की रोशनी थी। यहाँ के छोटे से छोटे जानवर बहुत ही रंग बिरंगी थे,
अलग ही वैरायटी के थे ये सारे। उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो कि दो जानवरों के एक होने से बने हुए थे, जैसे कि वो सफेद बर्फीला बारहसिंघा अलग ही हल्की सी मध्यम सी रोशनी लिए हुए था, और नीचे लगी हुई घास और उनकी रोशनी का तो क्या ही कहना, जैसे जमीन पर ही रंग बिरंगी सितारे फैले हुए हैं। और वो झरना, जान देखता है कि वो झरना जो भी कुछ देर पहले सीधा था वो अब उल्टा बहने लगा है। मतलब पानी ऊपर से नीचे ना आके नीचे से ऊपर जा रहा है। वाओ! पर आवाज तो इतनी सूदिंग और इतनी काम है जो किसी भी बड़े से बड़े घाव का इलाज चुटकी बजाते ही कर दे। उसकी आवाज सच में मन को मोहने वाली थी। उसकी आवाज सुन के तो मन को एक अलग ही शांति मिल रही थी। सच में यहाँ का वातावरण बहुत शांतिपूर्वक था, मन को मोहने वाला, सुकून देने वाला। यहाँ के वातावरण में तो एक अलग ही सुकून वाली शांति फैली हुई है। ये जंगल इतना सुंदर था कि कोई सपने में भी इतनी सुंदरता का बखान नहीं कर सकता। सच में भगवान ने क्या बनाया है। ये रहस्यमयी जंगल तो भगवान का बनाया हुआ एक अद्वितीय ही करिश्मा था। इंसानों की नजरों से दूर, इंसानों के बीच में ही धुंध से घिरा हुआ ये जंगल। जान इस जंगल की ब्यूटी को देख के मेस्मराइज्ड हो जाता है। वो खुद में ही सोचता है कि ये कितना सुंदर है, कितनी सुंदर दुनिया है ये। पर ये दुनिया है कौन सी? मैं यहाँ कैसे आ गया? और वो छोटा सा पब, वो वुल्फ, वो कहाँ गया जिसका मैं पीछा कर रहा था? जान उस पब को ही ढूंढ रहा था, पर पता नहीं वो पब कहाँ चला गया। जान बस वहां से आगे बढ़ जाता है, यहाँ वहां नजर दौड़ाने लगता है, यहाँ वहां ढूंढने लगता है उस पब को, पर उसको वो पब कहीं दिख ही नहीं रहा था। पर पीछे से पता नहीं कैसी आवाज आती है, तो फिर जान उस पब को देखने के लिए बस पीछे मुड़ता है कि तभी नीचे से एक बेल आकर उसके पैर को पकड़ लेती है और वो उसमें फंस जाता है, बुरी तरह से फंस जाता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो छुड़ा नहीं पाता, और उस बेल की वजह से वो सीधा जाकर उस झरने में गिरता है, और वहीं किनारे पे पड़े पत्थर से उसका सर टकरा जाता है, और उसकी वजह से सर में चोट लग जाती है, और सर पे चोट लगने की वजह से बस उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो बेहोश हो जाता है। हुडाई विलेज। सूरज की रोशनी पूरे गांव में फैल गई थी। चिड़ियाएं चहचहाने लगी थी। पेड़ पौधे भी अपनी ठंडी हवा से पूरे गांव का वातावरण शुद्ध कर रहे थे, उसको ठंडा रख रहे थे। यहाँ पर रहने वाले लोग भी बिल्कुल आम लोगों की तरह ही सुबह उठ गए थे, हाथ मुंह धोकर अपने अपने काम में लग गए थे। कुछ लोग अपने खेतों में चले गए थे वहाँ का काम देखने, तो वहीं कुछ लोग मछलियाँ पकड़ने चले गए थे, वहीं कुछ लोग अपना अपना व्यापार करने चले गए थे। जो जिसका काम था, जो जिस काम में माहिर था, सब अपने अपने काम में लग गए थे। वहीं उसी तरह से औरतें भी अपने अपने काम में लग गई थी, घर का काम करना या इधर उधर का काम करना, जो भी उनका काम था। उसी तरह से बूढ़े बच्चे भी अपने अपने काम में लग गए थे, खेलने और बातें करने में। इसी गांव के एक कॉटेज में जान इस समय बेहोश पड़ा हुआ था। वहीं उसकी चारपाई के बगल में ही एक मिडिल एज्ड ओल्ड मैन भी खड़ा हुआ था। वो खड़ा हुआ शख्स जब देखता है कि जान को धीरे धीरे होश आ रहा है, तो वो बोलता है, लड़के, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे सर पे चोट लगी हुई है, जरा संभाल के आंख खोलो। दिमाग पे ज्यादा जोर मत देना। लगता है तुम्हें होश आ रहा है, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करो। जान जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, उसको सबसे पहले अपनी आंखों के सामने थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखता है, जिसपे वो अपनी आंखें मीचते हुए अपने विजन्स को क्लियर करने की कोशिश करता है। और जब कुछ मिनट्स के बाद उसको थोड़ा कुछ साफ साफ दिखना शुरू होता है, तो वो अपने सामने एक मिडिल एज्ड ओल्ड मैन देखता है, जो कि कुछ अलग ढंग के कपड़े पहने हुए था। वो देखता है कि उस आदमी ने कुछ अलग ढंग के ही कपड़े पहन रखे थे, जो कि उसकी समझ से तो परे ही थे। जान जब इस अजीब से दिखने वाले बूढ़े को देखता है, तो बस अचानक से हड़बड़ाते हुए उठ के बैठ जाता है और थोड़ा पैनिक करते हुए बोलता है, मैं यहाँ कैसे? मेरा सर, मैं यहाँ कैसे आ गया? ये कौन सी जगह है? और आप लोग कौन हो? मैं तो उस झरने में गिर गया था ना, मुझे वहां से बाहर किसने निकाला? और वो सफेद पब, मेरा सर। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जान बस उस बूढ़े आदमी से दिखने वाले शख्स के सर पे बस ढेर सारे सवालों की बौछार कर देता है, और फिर सर पे चोट लगने की वजह से जो उसके सर में दर्द हो रहा था, तो वो बस उसको पकड़ के बैठ जाता है।
और वहीं वो बूढ़ा जो कि उसकी ऐसी हालत देख रहा था, वो बोलता है, आह, ये आजकल के बच्चे भी ना, सच में एक बार के लिए भी मुंह बंद नहीं होता इन सब का। हर बार बस बोलना ही होता है। जब देखो हर चीज तेज ही करनी होती है। आह, कुछ नहीं किया जा सकता इन लोगों का। एक बार भी मुंह बंद नहीं होता इन लोगों का। बस फटाफट 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 बोलना ही होता है। आह, बताओ जरा, इतने सारे सवाल वो भी एक साथ पूछ लिया ये हमसे, और उम्मीद करता है कि मैं इसको जवाब दूंगा, वो भी इतनी ही तेज से, बिल्कुल पट 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 पट। तो सुन लो पहले हमारी बात। हम ना इतने ही आराम से बोलेंगे जितने आराम से हम बोलते हैं, जितने आराम से हम बोल पाते हैं, समझे कि नहीं? खैर छोड़ो, क्या ही कहना तुम जैसे लोगों से। आजकल के बच्चे सुनते थोड़ी हैं हम लोगों की बात। तो क्या पूछ रहे थे तुम? हाँ, तुम ना बहते हुए झरने में फिसल के गिर गए थे और सर पे चोट लगने की वजह से बेहोश हो गए थे, समझे? और तुमको ना वहां से हमारा नेफ्यू ईबो बचा के लाया है। और वो दूसरा सवाल क्या था, ये जगह कौन सी है? तो हाँ, बात करें इस जगह की, तो क्या तुमको नहीं पता है कि तुम कहाँ हो, किस जगह पे हो? हाँ, अच्छा, हाँ, समझ गया। सर पे चोट लगने की वजह से तुम भूल गए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम किस लिए हैं फिर, हम तुमको बताता हूँ। ई ना मूनस्टोन एम्पायर का एक छोटा सा क्लैन है, जो कि अभी भी हमारे राजा हंग मंगजुन का वफादार है, समझे कि नहीं? मूनस्टोन किंगडम। तुम इस समय मूनस्टोन किंगडम में हो, समझे? मूनस्टोन किंगडम, किंग हंग मंगजुन। पर ये तो फ्रिक्शनल था ना, आई मीन काल्पनिक। यही तो बुक में पढ़ा। ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं बुक में पढ़ रहा था। क्या मैं अभी भी नींद में हूँ? क्या ये मेरा सपना है? जान खुद को पिंच करते हुए धीमे से अपनी कंफ्यूजन में ही बोलता है। जान खुद को पिंच करते हुए धीमे से अपनी कंफ्यूजन में ही बोलता है, जिसपे वो ओल्ड मैन उसे देखकर और कंफ्यूज्ड हो जाता है और जान से अपनी कंफ्यूजन में ही बोलता है, इक्का तुम सोचे जा रहे हो लड़के, ये पागलों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? तुमको नहीं पता है कि हंग मंगजुन कौन है क्या? और इक्का बोले जा रहे हो तुम खुद में ही? लगता है कि सर पे ज्यादा गहरी चोट आ गई है तुमको। एक काम करो, तुम आराम करो आज, कल तक शायद तुमको थोड़ा अच्छा लगने लगे। अंकल, अंकल, क्या ये सच में अंकल, ये सब रियल नहीं है ना? ये सब मैं सोच रहा हूँ, मतलब आई मीन ये सब गलत है। ये सब सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा है, जिसमें मैं खुद बैठा हूँ, है ना? हाँ, नहीं नहीं, ये सच में सब सपना ही है। ये सब हकीकत नहीं हो सकता, ये सब हकीकत नहीं हो सकता। जान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो कुछ नहीं समझ पा रहा था, ये सच है या झूठ, रियलिटी है या ड्रीम। वो बेचारा सच में इस समय बहुत परेशान हो गया था। क्या बोले जा रहे हो तुम लड़के? सपना, हकीकत, मीन, ये सब का है? हमारी बात मानो, आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम्हें इस समय आराम करना चाहिए। कि आजकल के बच्चे भी ना सच में इतना कमजोर होते हैं, खाते पीते हैं नहीं तो कमजोर नहीं होंगे तो क्या होगा? जरा सी चोट लगने पर ही भूल जाते हैं। बताओ भला, ऐसे अगर थोड़ी सी और चोट लग गई तो ये अपना नाम भी भूल जाएंगे, अपना गांव, अपना परिवार भी भूल जाएंगे। जरा सी चोट का लगी सब कुछ भूल गए। खैर छोड़ो, मैं तो जा रहा बाहर घूमने, जरा थोड़ी देर घूम के आता हूँ।
कोई ज़रूरत हो तो बताना हमको, ठीक है? लेट जाओ, आराम करो। इतना बोल के वो बूढ़ा इस कॉटेज से बाहर चला जाता है और वहीं जैन का सर तो अभी भी चकरा रहा था। उसे दुनिया घूमती हुई सी दिख रही थी। जैन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जैन के लिए इन सब पे विश्वास कर पाना ही मुश्किल हो रहा था। मतलब सच में वो किसी अननोन जगह पे आ गया है, वो भी ऐसी जगह पे जो वो भी कुछ समय पहले एक बुक में पढ़ रहा था। उसने तो अभी तक वो पूरी बुक भी खत्म नहीं की थी। वो सच में अब फ्रस्ट्रेट हो रहा है और अब वो बस मन में ही सोच रहा था कि यहाँ कैसे आ गया मैं। मूनस्टोन, हंग मंगजून, ये सब तो फ्रिक्शनल बुक में था। मैं क्या करूं अब? मैं कैसे आ गया यहाँ पे? गॉड मॉम, मुझे मॉम के पास जाना है। मॉम प्लीज मुझे अपने पास बुलाओ, मुझे यहाँ से कोई बाहर निकालो, मेरी नींद तोड़वाओ, मुझे यहाँ से निकलना है। कोई मेरी नींद तोड़ो, मुझे उठाओ मॉम, प्लीज मुझे उठाओ आके, मुझे इस सपने से बाहर निकालो। दोबारा मैं कोई एडवेंचरस फैंटेसी नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मॉम प्लीज सेव मी, मुझे अपने पास बुलाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। जान अब इस समय रो रहा था, वो सच में रो रहा था। वो इस समय बहुत तड़प रहा था, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। पूरी दुनिया उसके सामने घूम सी गई थी, उलट सी गई थी। अभी वो कल तक कहाँ था और अभी वो कहाँ पड़ा है, कैसे है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे उसकी मॉम के पास वापस जाना है, वापस उसे उसकी दुनिया में जाना है, ना कि किसी बुक की या फ्रैक्शनल दुनिया में रहना है। उसे वापस जाना है, पर वो वापस कैसे जाए? वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, इसीलिए वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। जान ये सब सोचते सोचते और रोते रोते खुद को संभाल ही नहीं पाता। उसका सर सच में इस समय बहुत दर्द होने लगा था, और भी ज्यादा दर्द होने लगा था। और इन्हीं सब के चक्कर में यही सब सोचते सोचते वो अपने दिमाग पर इतना जोर देता है, इतना जोर देता है कि वो फिर से वापस बेहोश हो जाता है चक्कर खा के। वहीं दूसरी तरफ एक तालाब के पास, और उसी तालाब के पास लगे हुए एक पेड़ के नीचे एक शख्स बैठा हुआ था, जो कि लगभग 25 साल के आसपास का ही होगा। इस शख्स की पर्सनैलिटी मस्कुलाइन थी, एक ट्रू ब्लड अल्फा जैसी, बिल्कुल डोमिनेटिंग। फेशियल फीचर्स शार्प थे, आईज बिल्कुल ईगल जैसी थी, और उसके चिक्स वो तो उसकी उन आंखों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, क्योंकि वो बिल्कुल बेबी जैसे थे, क्यूट क्यूट, सॉफ्ट सॉफ्ट, फ्लफी फ्लफी। वो शख्स वहीं तालाब के पास बैठे हुए कुछ सोच रहा था कि तभी पीछे से एक और लड़का जो कि उसी की उम्र का था, वो आता है और बस आके वहां उसके बगल में बैठ जाता है, और फिर कुछ सेकंड्स के बाद उसे सवाल करते हुए पूछता है, ईबो क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हुए हो? हाँ, उस तालाब के पास बैठे हुए शख्स का नाम ईबो है, पूरा नाम लान ईबो, जो कि इस क्लैन के एक हीलर का नेफ्यू है। ईबो बोलता है, कुछ नहीं शुआन, बस मैं ये सोच रहा था कि आज मुझे क्यों दर्द हुआ। उस अनजान शख्स को नदी के किनारे उस तरह से जख्मी हालत में देख के, वो शायद तुम्हारे अंदर भी दिल है ना, शायद इसीलिए तुम्हें दर्द हुआ। छोड़ो, उसे ज्यादा मत सोचो, जिसके अंदर दिल होता है ना, उसे दर्द महसूस होता ही है। शुआन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए बोलता है, जिसपे ईबो उसकी बात को वापस से इग्नोर करते हुए बोलता है, नहीं शुआन, ये कुछ और था, कोई और एहसास था ये। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जगह पे मैं हूं, उसका दर्द मुझे महसूस हो रहा था शुआन, तुम नहीं समझोगे, चलो चलते हैं यहाँ से। जिसके बाद ईबो वहां से उठ के खड़ा होने लगता है, जिसको फॉलो करते हुए शुआन भी उठ के खड़ा हो जाता है, और फिर उसके बाद बोलता है, ओ अच्छा अच्छा। ईबो, वैसे कहीं वो तुम्हारा मेट तो नहीं है? तुम्हें मेट बॉन्ड जैसा कुछ फील हुआ क्या? शुआन और ईबो दोनों रास्ते पर बात करते करते आगे बढ़ रहे थे। वहीं ईबो शुआन का जवाब देते हुए बोलता है, नहीं शुआन, ऐसा नहीं है, वैसी कोई फीलिंग नहीं हुई मुझे अभी उसके साथ। सोचना पड़ेगा, पर वो मैं अभी नहीं करूंगा, वो मैं बाद में करूंगा। अभी मुझे सोचने में अपना दिमाग खराब नहीं करना है।
अभी तो मुझे बाबा ने ये सब बेचने के लिए भेजा है सेलेस्टियल बाजार में। क्या तुम्हें चलना है मेरे साथ? शिवान चलते चलते ही ईबो को ऑफर देते हुए बोलता है, जिसे ईबो भी बस एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों उसी रास्ते मुड़ जाते हैं। और इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ बात करते करते, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते करते सेलेस्टियल बाजार में आ जाते हैं, जो कि मूनस्टोन के बाजार के बाद दूसरे नंबर का बड़ा और महंगा बाजार था। चारों ओर हल्ला और चहल पहल थी, जैसे कि किसी नॉर्मल बाजार में होता है। व्यापारी अपने सामान बेच रहे थे, वहीं खरीदार उनकी दुकानों से अपने जरूरी सामान खरीद रहे थे, जैसे सब्जियां, कपड़े, राशन, रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने के सामान, बच्चों के खिलौने इत्यादि। वहीं कुछ व्यापारी बस जोर जोर से हल्ला मचा के ग्राहकों को अपने दुकान की तरफ आकर्षित करने की कोशिश में भी लगे हुए थे। वहीं पे आज शिवान और ईबू भी मूली और कांदे की कुछ बोरियां एक व्यापारी को बेचने आए थे, और इस समय शिवान उसी के लिए मोलभाव करने में लगा हुआ था। अरे अंकल, अभी ताजे ताजे ही निकाले हैं खेत से ये कांदे और मूली, बिल्कुल भी पुराने नहीं हैं। थोड़ा तो सही दाम लगा लो, फायदा करा दो कम से कम हम लोगों का, थोड़ा ही फायदा करा दो कम से कम हम लोगों का। इतने में तो मेरी 2 रात की शराब भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ज्यादा मुंह मत बनाओ। तुम दोनों यहाँ पे सब्जियां बेचने हमेशा ही आते हो, इसीलिए ज्यादा मोल भाव नहीं कर रहा हूँ, पर सिर्फ 50 चांदी के सिक्के ही दूंगा, उतने ही मिलेंगे सिर्फ, उससे और ज्यादा नहीं हो पाएगा, व्यापारी बोलता है, जिसपे शिवान खुश होते हुए बोलता है, ठीक है, आप इतने ही दे दो, हम इतने में ही काम चला लेंगे। शिवान मान जाता है और उस व्यापारी से 50 चांदी के सिक्के ले लेता है अपनी सब्जियों के बदले, और फिर उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो लोग अभी बाजार से बाहर नहीं निकले थे, बस निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें वहां पे डुगडुगी पीटने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो लोग उसकी तरफ देखते हैं तो वहां पे मूनस्टोन के सिपाही थे, जो कि बस इस नगर बाजार के बीचों बीच में खड़े होकर घोषणा कर रहे थे कि सावधान हो जाओ, सावधान, सावधान, सावधान हो जाओ, सभी लोग सावधान हो जाओ, जहां हो वहीं पे रुक जाओ, किंग हेडा के राज्य सिपाही दौरे पे आ रहे हैं, जो भी बीच रास्ते में आएगा उसको कड़ा दंड दिया जाएगा। यहाँ पे हर रोज यही होता है, रोज का यही है, हर रोज ये लोग किसी ना किसी काम से आ ही जाते हैं और बस अपनी दरिंदगी का रोज एक नया नमूना दिखा के जाते हैं, क्रूएलिटी दिखाते हैं। अनाउंसमेंट के बाद बाजार में जितने भी लोग थे वो बस वहीं अगल बगल खड़े हो जाते हैं, और उसी तरह ईबो और शिवान भी वहीं खड़े हो गए थे उन्हीं सब के बीच में। शिवान बोलता है, लो आ गए, फिर आ गए ये हेडा के दरिंदे अपनी दरिंदगी दिखाने। ना जाने क्या समझते हैं खुद को, जब भी देखो तभी आ जाते हैं मुंह उठा के। पता नहीं इस बार इनके हत्थे कौन चढ़ने वाला है। दरअसल हेडा के राज्य सिपाही रोज ही दौरे के लिए आ जाते हैं। वो वहां के हर एक दुकान पे जाते हैं और वहां के दुकानदार से उनकी मेहनत की आधे से ज्यादा कमाई मांग के ले जाते हैं, और जो भी कोई किसी भी वजह से नहीं दे पाता है या फिर वो कहता है कि वो बाद में दे देगा, फिलहाल के लिए टाल देता है, तो वो बस उसे बीच बाजार में जलील करते हैं, बाजार में सजा देते हैं, मारते हैं, के सामने उसे मार मार के अधमरा कर देते हैं। और इतने पर ही वो नहीं थमते, वो उनकी औरतों को या बच्चों को बस उठा ले जाते हैं, भले ही उनकी कितनी भी उम्र हो, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हाल आज का भी था, सिपाही कर मांग रहे थे और वहीं सब बस सर झुका के अपनी मेहनत की आधे से ज्यादा कमाई उन सिपाहियों को दिए जा रहे थे। उन्हीं दुकानदारों में एक बूढ़ा शख्स था जिसकी फसल की कटाई नहीं हो पाई थी किसी वजह से, इसी वजह से वो भी कर नहीं दे पाया था, उसने बस थोड़ा समय मांगा था। पर हेडा के सिपाहियों को ये बात रास नहीं आई और वो बस उस बुढ़े को बीच बाजार में ही बुरी तरह से मारने लगे। इतना मारा कि उसे अधमरा कर दिया, और वो बूढ़ा शख्स बस जोर जोर से चिल्ला के खुद को बख्शने की भीख मांग रहा था। उसके शरीर पे इस समय बहुत ही गहरे कोढ़ों के निशान थे, हर एक निशान से बस लाल पानी बाहर आ रहा था, चमड़ी उधड़ सी गई थी उनकी, जो कि उनके खून का रंग था। वहीं ईबो और शिवान दोनों बस वहीं खड़े अपनी बेबस नजरों से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि वो सच में कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे कुछ फायदा नहीं होता अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करते तो। उनको बस गुस्सा आ रहा था। वही वो सिपाही अभी भी बस उन्हें मारे जा रहे थे कि तभी सामने से एक औरत आ जाती है, जो कि उसी बूढ़े के परिवार की थी। वो बस झुक के घुटनों के बल बैठ जाती है, उनसे भीख मांगने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज इनको बख्श दो, भीख मांगने लगती है कि रहम करो, भगवान के लिए रहम करो, बख्श दो इन्हें, छोड़ दो इनको, छोड़ दो इनको।
पर होता पूरा उसके उलट है। वो सिपाही बस हंसते हैं और उस औरत को ही उठा लेते हैं। और वहीं वो बूढ़ा दुकानदार जब ये देखता है तो वो अपनी अधमरी सी हालत में उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, अपनी औरत के लिए भीख मांगने लगता है, रोने लगता है कि प्लीज इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, भगवान के लिए इसको छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो पर इसको छोड़ दो। पर उन सिपाहियों को कोई रहम नहीं आती। वो बस बिना रहम दिखाए उसको वहां से उठा के ले जाते हैं, बिना उसकी उम्र का लिहाज किए। इन सब दरिंदगी के बाद कुछ 2 पल की शांति जरूर होती है, पर फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये रोज का ही है, उनकी आदत हो गई है। तो बस बाजार में फिर से चहल पहल वापस से शुरू हो जाती है और लोग अपने अपने काम करने में वापस लग जाते हैं। वहीं वो बूढ़ा अभी भी उसी जमीन पे पड़ा हुआ था, उसी जगह पे, अपने पुराने राजा को याद करके बस वही फूट फूट के रो रहा था और बस उनके जल्दी से वापस आने की कामना कर रहा था। इन सबको इनके किए की सजा देंगे, हमारी हालत सुधारेंगे, हमारे राजा जरूर आएंगे। इन सबको इनके किए की सजा देंगे, हमारे राजा जरूर आएंगे। वो हमारे राजा हैं, हमारे राजा हंग मंगजुन हैं, वो हमारे राजा हैं, वो हमारे पास जरूर वापस आएंगे, वो आके हमें बचाएंगे, वो जरूर आके हमें बचाएंगे, हमारे राजा हमारे पास वापस आएंगे, ये सारी दरिंदगी खत्म करेंगे, वो आएंगे, हमारे राजा आएंगे, हंग मंगजुन जरूर आएंगे, हमारे राजा आएंगे, हमारे राजा जरूर वापस आएंगे। ईबो और शिवान उस बूढ़े को ऐसे देखते हैं तो वो बस आगे बढ़ के उसको उठाते हैं, उसको दुकान के अंदर ले जाते हैं, वहां उसको आराम से बैठाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाए, हमें माफ कर दीजिए। माफी मत मांगो, माफी मत मांगो, तुम लोग वैसे भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो है हमारे राजा हंग मंगजुन, वो आएंगे, वो जरूर वापस आएंगे, हमारे राजा वापस आएंगे, हमारी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे, वो हमें बचाएंगे इन सब से, इन सबको इनके किए की सजा देंगे, वो आएंगे। वो बूढ़ा शख्स बस यही बोलते बोलते रोए जा रहा था, जिसे ईबो और शुआन दोनों ही बस वही नजर झुकाए सुन रहे थे। कुछ देर ईबो और शुआन बस वहीं उसके साथ बैठते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहां से वापस निकल जाते हैं, वापस अपने गांव की ओर, अपने हुडाई की ओर। हुडाई विलेज। वहीं गांव के अंदर जान भी अब दोबारा होश में आ चुका था और अभी भी वो डरा सहमा हुआ ही लग रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि कहाँ फंस गया वो, उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब वो क्या करे, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए बस नया लग रहा था। वो एक ऐसी जगह पे आ गया था जहाँ वो बस फंस गया था, जहाँ से कैसे वापस जाए कुछ समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पे पता नहीं उसे कितने दिन रहना पड़े, कितने महीने और कितने साल रहना पड़े, कुछ नहीं पता है। अगर वो कभी वापस नहीं जा पाया तो क्या होगा? तो क्या वो अपनी मॉम से कभी नहीं मिल पाएगा? उसका घर, उसकी मॉम, सब बस उसे छूट जाएंगे। उसे अपने घर वापस जाना है, उसे अपनी मॉम के पास जाना है। मॉम, गॉड, मैं कैसे यहाँ से निकलूं? मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता दिखाओ, मदद करो मेरी। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मैं फंस गया यहाँ। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे वापस जाना है। प्लीज मुझे कोई उनके पास भेज दो, मॉम। जान बस वहीं पे उदास बैठा हुआ था, बिल्कुल मुरझाए हुए चेहरे के साथ, और बस हर चीज अपने दिमाग में समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां पर वही बूढ़ा हीलर वापस आता है। इस बार उसके हाथ में एक वाउल भी था। तो वो बूढ़ा हीलर सूप का वाउल जान के सामने करते हुए बोलता है, तुम होश में आ गए लड़के, चलो अच्छा है, मतलब मैं सही समय पे वापस आया। अब लो, इसे पी लो, इससे पहले कि दोबारा बेहोश हो जाओ। लो इसे, ले लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। जिसपे जानो सूप के बाउल को ले लेता है और जैसे ही वो सूप पीता है, कितना ज्यादा कड़वा है ये।
ओ मेरे टेस्ट बड्स, इसे पी के कोई भला ठीक कैसे हो सकता है? इसे पीने के बाद तो जिंदा इंसान खड़ा खड़ा मर जाए। ओह, रूह कांप गई मेरी। इसको कोई नॉर्मल इंसान नहीं पी सकता। जान ने वो सूप पीने के बाद तो सच में सीधा स्वर्ग के दर्शन कर लिए थे। जन्नत होके आया था वो। इतना बेहतरीन टेस्ट। जान का ऐसा बना हुआ मुंह देखता है तो वो हिलर अपना ही मुंह बनाते हुए बोलता है, अब तुमको का लगा लड़के कि हम तुमको नींबू पानी पिलाएंगे का? ऐसा मुंह बना रहे हो जैसे पता नहीं हमने का पिला दिया हो। पी लो सराफत से इसको जल्दी से। दवाई जितनी ही कड़वी होती है उतनी ही अच्छी होती है, उतना ही फायदा करती है। जल्दी तंदुरुस्त होना चाहते हो कि नहीं? ये आजकल के लड़के भी ना, पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। अभी को जल्दी जल्दी से पी लो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। पियो जल्दी। ये बुढ़ऊ कितना रूड है। इस बूढ़े हीलर की डांट सुन के तो जान का मुंह वापस से बन जाता है, जिसके बाद वो बिना कुछ आर्ग्यू किए बस वो मेडिसिन एक घूंट में बिल्कुल गटा करके पी जाता है, बिना उसका कोई टेस्ट लिए। सच में ये सूप नहीं था, ये हॉरिबल ड्रीम थी जिसने जान के सारे टेस्ट बड्स जला दिए। उसके एक्सप्रेशंस तो इस समय कुछ ऐसे थे जैसे कि वो अब भी उल्टी कर देगा। खैर जो भी हो, फाइनली ये सूप का वाव तो खत्म हो गया था और फिर वो बूढ़ा हीलर वो सूप का वाव लेके वहां से बाहर निकल जाता है और जान अभी भी वहीं बैठा था। वो खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रहा था ये बेहतरीन सा सूप पीने के बाद। कि तभी उसके कानों में बाहर से एक दूसरी आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि इस बार किसी यंग की लग रही थी। वो आवाज मैनली थी, डीप थी, डोमिनेटिंग के साथ साथ कोल्ड ऑरा की वाइब दे रही थी। अंकल, वो अनजान चुआर अब कैसा है? उसने कुछ बताया? कहाँ से आया है, यहाँ कैसे आया, या फिर उसका नाम क्या है, या फिर और कुछ? जान जब बाहर से आ रही इस नई आवाज के मुंह से अनजान शब्द सुनता है तो वो समझ जाता है कि हो ना हो उसी की बात हो रही है। वो अनजान शख्स उसी के बारे में पूछ रहा है, तो बस वो भी फोकस के साथ उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगता है। पर उससे पहले कि वो कुछ और सुन पाता, उसके सामने ईबो खुद ही आके खड़ा हो जाता है। वो हैंडसम मैस्कुलाइन पर्सनालिटी। जान तो बस ईबो की इस पर्सनालिटी को देख के बस डम्बफाउंडेड ही हो गया था, क्योंकि उसने कभी भी, लिटरली कभी भी इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव मैन नहीं देखा था। उसकी वो डीप गोल्डन ब्राउन आईज, उसमें बिल्कुल एक सूरज जितनी चमक थी। ईबो की आंखें इतनी रिलैक्सिंग थी, इतनी डीप थी कि जान कुछ सेकंड्स के लिए उसमें देखकर खुद को ही भूल गया था। वो ये तक भूल गया था कि वो इस समय एक अलग ही दुनिया में है। ये शख्स उसके सामने पता नहीं कौन है, किसी अनजाने के घर पे किन्हीं अनजान लोगों के बीच में बैठा हुआ है। पता नहीं क्यों, पर उसकी आंखें देख के जान के दिल को तो एक अलग सी ही ठंडक मिल रही थी। वो इस समय ईबो को देखने में इतना खो जाता है कि वो ये भी ध्यान नहीं देता कि सामने वाला शख्स भी उसी को देख रहा है, वो भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ, उतनी ही क्यूरियोसिटी के साथ। हाँ, ईबो भी उसको बिल्कुल वैसे ही देख रहा था, बिना पल के झपकाए, बिल्कुल एक टक। वो भी इस समय कुछ वैसे ही एहसासों को महसूस कर रहा था, जैसे कि वो इसको जानता है, जैसे कि कोई पुराना रिश्ता है। कुछ ऐसे एहसास जो बस उसके अंदर चीख चीख के कह रहे हैं कि वो इस शख्स को जानता है, इस शख्स को पहचानता है, पर पता नहीं क्यों बस इस समय वो उसको पहचान नहीं पा रहा है। पता नहीं क्या है जो उसे वो याद नहीं आ रहा है। दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ फैमिलियर से एहसास महसूस कर रहे थे, जो कि बस दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। दोनों के बीच में ये कुछ सेकंड्स का आई कांटेक्ट होता है। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे की रूह में झांकने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। पर ये आंखों की बातें ज्यादा देर तक चल नहीं पाती, क्योंकि बगल में ही कुछ सेकंड्स पहले आया हुआ श्वान बस खांसने लग जाता है, जैसे कि वो इनको चिढ़ा रहा हो। जिसकी वजह से बस इन दोनों का ही फोकस एक दूसरे से हटके कहीं और चला जाता है।
जिसके बाद शुआन अब अपने सवाल का बौछार करना शुरू करता है। तो अब तुम कैसे हो? तुम वहां झरने के पास कैसे पहुंच गए थे? और तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इसी क्लैन के हो? वैसे यहाँ के लग तो नहीं रहे। कहाँ के हो तुम? बताओ। जान जो शुआन के एक के बाद एक सवाल सुन रहा था, वो जब बोलने ही जाता है कि उससे पहले ईबो अपनी कोल्ड और डीप वॉइस में अपना सवाल पूछ लेता है। और तुम्हारे पास से कोई वुल्फ का सेंट क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुमने कोई सेंट ब्लॉकर यूज किया है या फिर कुछ और? तुम कौन हो? जान जो ईबो की इतनी ठंडी आवाज सुनता है तो पहले तो थोड़ा सहम जाता है, वो थोड़ा डर जाता है उनकी आवाज से, पर फिर धीरे धीरे खुद को संभालते हुए सबसे पहले उसी का जवाब देने की कोशिश करता है। वो मैं। पर वो जवाब में बोले क्या, उसको तो यही समझ में नहीं आ रहा। वो थोड़ी कोई वुल्फ है जो उसके पास वुल्फ का सेंट होगा। वो तो एक इंसान है जो पता नहीं कैसे बस यहाँ पे आ गया और बस आके फंस गया, वापस भी नहीं जा पा रहा है। इससे पहले कि जान कुछ आगे बोलता, शुआन एक बार फिर उससे बोलना शुरू कर देता है। डरो नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। इनका बस चेहरा ही डरावना है, बाकी ये बहुत अच्छे हैं। तुम हम पे विश्वास कर सकते हो, ठीक है? तो बोलो कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, और वहां पे उस झरने में कैसे गिर गए थे? और तुम्हारे पास से कोई वुल्फ की सेंट क्यों नहीं आ रही है? क्या तुम यही मूनस्टोन के हो? वैसे लग तो नहीं रहे। कहाँ से आए हो तुम? क्या तुम उस स्काईवार्ड से हो? जान इस बार शुआन के सवाल का जवाब अपनी डरी और सहमी सी आवाज में देते हुए बोलता है। नहीं, मैं जान हूँ, वी शाओजान। मैं चौंकिंग शहर से हूँ। वो मैं एक सिल्वर पप का पीछा कर रहा था और बस वही पीछा करते करते पता नहीं कैसे पर जंगल में आ गया और फिर मैं बस उस बहते हुए झरने में गिर गया, जिसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। बस जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ हूँ। कैसे, क्यों, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं यहाँ पहुंच गया। शुआन अपनी आश्चर्य वाली आवाज में पूछता है, जैसे कि उसने ये शहर का नाम पहली बार सुना है। पर चौंकिंग तो मूनस्टोन के नक्शे में कहीं है ही नहीं, और झरने के उस पार तो स्काईवार्ड है। तो क्या सच में ये स्काईवार्ड से है? तो क्या तुम सच में स्काईवार्ड से हो? शुआन कंफ्यूजिंगली अपने मन में ही सोचता है और ईबो की तरफ अपनी डाउटफुल गेज से देखता है, जो पहले ही शुआन को देख रहा था अपनी सस्पिशियस नजरों से। और फिर दोनों ही एक साथ सामने बैठे इस जान नाम के प्राणी को देखते हैं, जो कि खुद को इंसान बोल रहा है और खुद का नाम जान बता रहा है। नहीं सॉरी, वी शाओजान। हाँ, वी शाओजान। और बस इनकी तरफ अपनी सिल्वर डो आई से देख रहा है, शायद किसी उम्मीद से, क्योंकि सच में वो इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहा है। खैर, परेशान है तो रहने दो, पर हम रिस्क नहीं ले सकते। जिसके बाद शुआन और ईबो एक दूसरे से अपना माइंड लिंक करते हैं और एक दूसरे को बाहर मिलने के लिए बोलते हैं। और फिर वापस से शुआन जान की तरफ देखते हुए बोलता है, और इस बार और भी ज्यादा पोलाइटली, ताकि वो उसे कंफर्टेबल फील करा सके। जान, है ना? ठीक है तो जान, अब तुम आराम करो, हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं, ठीक है? और फिर इसके बाद ये दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। पहले शुआन बोलता है, वो तुम्हें क्या लगता है, ये खरगोश दांत वाला मासूम चुआर जो खुद को इंसान बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है? और ये इंसान कौन होते हैं? वुल्फ में कोई नई प्रजाति आई है क्या? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो कुछ गड़बड़ सी दिख रही है। अगर मैं अपने दिल की बात करूं तो मुझे उस पर संदेह है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही साधारण बन रहा है। एक बात याद रखना ईबो, क्योंकि हर आम से दिखने वाली चीज ही बाद में खतरनाक साबित होती है। और ऊपर से उसकी ये अजीब बातें, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ छुपा रहा है हमसे। कहीं वो स्काईवर्ड का कोई जासूस तो नहीं है, या फिर हेडा का भेजा हुआ फिर से कोई गुप्तचर जो हमारी जानकारी निकालने आया है? तुम सही कह रहे हो शुआन, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि ये कोई बहरूपिया जासूस है। पर अगर ये सच में जासूस है तो उधर घायल अवस्था में क्यों मिला था मुझे झरने के पास ही? ईबो अपना दिमाग लगाते हुए बोलता है, जिस पे शुआन फिर से उसकी बात को क्लेरिफाई करते हुए बोलता है,
अरे यार, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है सोचने की। वो हेडा और स्काईवर्ड जैसे दरिंदे कुछ भी कर सकते हैं, समझे? और ये भी तो उन्हीं में से एक है ना, तो इससे अलग उम्मीद कैसे कर सकते हो? सहानुभूति और आश्रय बटोरने के लिए सिर्फ उसकी ही एक चाल है, ताकि इस पे किसी का संदेह ना हो और ये अपना काम हमारे नाक के नीचे से कर सके, बिना किसी संदेह के। तुम सही कह रहे हो शिवान। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा होशियार रहना होगा और उस पर नजर रखना होगा, बिना उसे पता चले कि हमें उस पर शक हो गया है, और साथ ही हमें इसके बारे में पता भी लगाना होगा। खैर, अभी ये जैसा दिख रहा है, जिस हालत में है ये, जितना घायल है, मुझे नहीं लगता कि अभी ये कुछ कर सकता है, पर फिर भी हमें इस पे नजर रखना होगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसका। ईबो के इस डिसीजन के बाद ये डिस्कशन यहीं पे क्लोज हो जाती है, जिसके बाद शिवान बस बोलता है और फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं। और ऐसे ही शाम हो जाती है और इस समय शाम से रात हो गई थी। पूरा गांव शांत हो गया था, गांव में सभी लोग सो रहे थे, पर वहीं जान को अभी भी नींद नहीं आ रही है। वो अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से छोटे से कॉटेज की खिड़की के बाहर देख रहा है, वो उस पूरे गांव को जो इस समय शांति से सो रहा है। जान इस समय सच में बहुत उदास है। वो इस समय थक गया है, वो अपनी मॉम को मिस कर रहा है, बस अपने घर के बारे में सोच रहा है। वो ये सोच रहा है कि वो घर कैसे वापस जाए, क्या करे कि वो बस घर जा पाए। बस यही सोचते सोचते वापस से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एक मासूम सी छोटी सी पानी की बूंद उसकी आंखों से गिर जाती है। क्या मॉम मुझे ढूंढ रही होंगी? वो परेशान होंगी मेरे लिए। नहीं मॉम, प्लीज मेरे लिए परेशान मत होना। पता नहीं कभी मैं आपके पास वापस आ भी पाऊंगा या नहीं। मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, पर मैं कैसे आऊँ समझ नहीं आ रहा। मम्मा प्लीज आप मुझे मिस मत करना, आप मेरे लिए मत रोना। मम्मा आप खुश रहना, मैं भी यहाँ पे खुश हूँ। आई मिस यू माँ, आई मिस यू, आई लव यू। प्लीज मेरे लिए सेफ रहना। जान की आंखों में आंसू थे, वो बहुत उदास था, उसको डर सा लग रहा था, वो बस हारा हुआ सा महसूस कर रहा था। वो वापस जाएगा, वो हार नहीं मानेगा, वो अपनी मॉम के पास वापस जाएगा। वो बस जहां बैठकर विंडो से बाहर देख रहा था, वहां से उठ के खड़ा हो जाता है, वापस घर जाने की चाह में। और बस वापस घर जाने की चाह में कोशिश करने के लिए वो उस कमरे से बाहर निकल जाता है। मुझे हार नहीं मानना चाहिए, मैं हार नहीं मान सकता। मैं रास्ता ढूंढ के रहूंगा। मुझे घर जाना है, मुझे अपनी मॉम के पास जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे झरने के पास जाना होगा। मैं जाऊंगा। वो बाहर निकलता है तो देखता है कि वहीं पे पड़े एक चारपाई पे ईबो सो रहा था, जो सोते हुए बहुत ही ज्यादा एडोरेबल लग रहा था। उसके बाल बस बाहर की हल्की हल्की सी हवा में हिल रहे थे। उसके चेहरे पे एक सुकून की नींद थी, जो इस समय जान के चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं थी। और साथ ही चांद की रोशनी में वो चेहरा चमक भी रहा था, जैसे कि वो अपना ही ग्लो बिखेर रहा था। जान जब उसको सोते हुए देखता है तो वो बस वहां से दबे पांव धीरे धीरे जाने लगता है, जैसे कि वो उसके कदमों की आहट से डिस्टर्ब ना हो जाए। और फिर कुछ सेकंड्स के बाद वो उस छोटे से कॉटेज से कुछ कदम की दूरी पे आ जाता है और फिर इधर उधर देखता है। यहाँ तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। मैं जंगल तक कैसे पहुंचूं? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। मैं क्या करूं? किधर जाऊं? जान परेशान होते हुए खुद में ही सोचता है कि वो वापस जंगल में कैसे जाए। उसको तो रास्ता भी नहीं पता है, वो आगे कैसे बढ़े, क्या करे। एक काम करता हूँ, मैं सीधा जाके देखता हूँ, शायद वो जंगल मिल जाए जहाँ पे वो झरना है। जान इतना बोल के बिल्कुल नाक की सीध में जाने लगता है। वो बस सीधा चलते जा रहा था और जहाँ पे मोड़ आता था वो बस वहाँ पे मुड़ जाता था, कभी दाएं तो कभी बाएं। और कुछ घंटे के बाद वो फाइनली जंगल में पहुंच जाता है। पर ये जंगल तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैंने कल इसको देखा था। कल तो यहाँ सब पौधे चमक रहे थे, आज इनको क्या हो गया? ये सही जंगल तो है ना?
मैं सही जगह पे तो आया हूँ ना? शायद आगे बढ़ के देखता हूँ। जान बस इसी उम्मीद में उस जंगल में आगे बढ़े जा रहा था, बस उस झरने की तलाश में। उसे उस झरने को खोजना था। पर डैम, झरना कहीं मिल ही नहीं रहा है। उसकी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही है। कल तो गाना भी गा रहा था। कहाँ है ये झरना? वो अब और भी ज्यादा उदास हो गया था। वो बस इतनी देर से इस जंगल में भटक रहा है, थक गया है, पर उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कहाँ आ गया है और उसे आगे किस ओर जाना है, कहाँ जाना है। अब वो बस हार के वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैं घूम घूम के थक गया। बार बार जहां से चल रहा हूँ वहीं पे आ जा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाऊं, कैसे घर जाऊं। ऐसे तो मैं कभी झरने के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर मैं घर कैसे जाऊंगा? मैं कैसे खोजूं झरने को? किससे पूछूं? कैसे पहुंचूंगा वहां पे? मुझे मॉम के पास जाना है, मुझे घर जाना है। मम्मा प्लीज मुझे अपने पास बुलाओ, मुझे घर आना है, आपके पास आना है। मम्मा आई मिस यू मॉम, आई मिस यू। जान पहले ही रो रहा था, अब वो और भी ज्यादा रोने लगता है। वो बेचारा बहुत निराश हो गया है, बहुत थका हुआ सा फील कर रहा है। वो बहुत दुखी है, बहुत उदास है और बस अपने सर को अपने घुटनों में छुपा लेता है, हाथों के बीच रख लेता है बिल्कुल। पर उस बेचारे को क्या पता था, उसे तो ये खबर भी नहीं थी कि जिस जंगल में वो अपना झरना ढूंढ रहा है वो जंगल कितना बड़ा ड्रामेबाज है। इतनी बड़ी ड्रामेटिक साजिश की है उसने जान के खिलाफ। उसे झरने की आवाज कैसे सुनाई देगी जब जंगल ने खुद ही उस झरने की आवाज को गायब कर दिया है? उस झरने की आवाज खुद ही कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि ये इस जंगल की कारस्तानी है कि ये वो आवाज जान को सुनने ही नहीं दे रहा है। और अब जब जान यहाँ उस पेड़ के नीचे थक हार के बैठ गया है, रो रहा है, तो उसके साथ साथ ये ड्रामेबाज पेड़ भी अपने आंसू गिरा रहा है, वो भी रो रहा है। और उससे भी बड़ी मजेदार चीज, और वो ये जो दो साइड में छोटी छोटी सी टहनियां हैं, ये उससे भी बड़ी ड्रामेबाज हैं। दोनों ही बस साइड साइड से आके उस पेड़ की आंखों से वो इनविजिबल आंसू पोंछ रही हैं, जो कि वो टपका रहा है, जिसकी उसने बाढ़ लगा रखी है। और उनके बगल में ये छोटे बड़े से पेड़ पौधे, ये भी ड्रामेबाजी में उनसे बिल्कुल कम नहीं है, 4 कदम आगे ही है। वो सब भी बस अपनी ग्लूमी आंखों से रोते हुए जान को देख रहे हैं, जैसे कि उन्हें सच में बहुत ज्यादा दुख है जान के रोने का, जो कि उन्हें था भी, पर मजाल है कि कोई कुछ बोले? बिल्कुल नहीं, चूं तक की आवाज नहीं है उनके पास। पर बस वो जान को कहीं जाने नहीं देना चाहते थे ना, बस इसीलिए उन्होंने थोड़ी और मदद कर दी किसी और की। ये सब आपस की ही मिली भगत थी, जान को रुलाने की, उसको रोकने की और उसके साथ थोड़ा सा खेलने की, बस। खैर, इन सब के ड्रामे तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाले, ये तो चलते ही रहेंगे। पर वही नीचे बैठा बेचारा जान, जो इन सब से अनजान है, वो बस अभी भी रोए जा रहा है, बहुत रो रहा है। रो रो के उसने आंसुओं की बाढ़ लगा दी। मुझे किसी और की मदद लेनी होगी, मैं किसी और की मदद लूंगा, मैं ऐसे नहीं हार सकता। पर मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता। वो बूढ़े अंकल, मैं तो वापस जाने का रास्ता भी भूल गया। मैं क्या करूं? मैं कैसे वापस जाऊं? मुझे कॉटेज ही जाना। मैं कैसे वापस जाऊं? अम्मा। जान अब खुद में ही डिप्रेस्ड, होपलेस, थका हुआ साउंड कर रहा था, क्योंकि अब सच में वो बहुत थक गया था। वो वापस कॉटेज जाने का भी रास्ता भूल गया, वो सब कुछ भूल गया। उसका माइंड इस समय उसके साथ खेल रहा है, उसका साथ ही नहीं दे रहा है। वो फिर से सब कुछ भूल गया और धीरे धीरे कब जाके उसकी आंख लग जाती है उसको भी पता नहीं चलता। वो इतना ज्यादा थक गया था कि वो बस वहीं बैठे बैठे सोचते सोचते सो जाता है। और वहीं ऊपर उसके अगल बगल वो पेड़ पौधे,
इस समय सोते हुए जान को एडमायर कर रहे थे। वो लोग सच में उसको एडोर कर रहे थे, बहुत लाड कर रहे थे। जैसे ही वो वहाँ सो जाता है, ऊपर उसी पेड़ की वही ड्रामेबाज टहनी इस पर बहुत ही क्यूटली धीरे धीरे नीचे आकर अपने पत्तों से बिल्कुल सॉफ्टली, बहुत ही बिल्कुल पेटल की तरह आके उसके गालों से उसके आंसू पोंछती है, जैसे कि उसके छूने से जान की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। और फिर अपने आप को इतना एक्सटेंड करती है कि जान के अगल बगल एक बाउंड्री बना लेती है, उसको एक सेफ और सिक्योर जोन प्रोवाइड करने के लिए। और वही अगल बगल लगे हुए वो फूल पत्ते बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही प्यारी एक ब्यूटीफुल सी चादर क्रिएट कर लेते हैं और बस सोते हुए जान को खुद से कवर कर लेते हैं। और फिर सब के सब मिलकर एक साथ एक मध्यम सा धुन गुनगुनाने लगते हैं, बिल्कुल लोरी जैसी, सॉफ्ट सी। जान की पीसफुल नींद के लिए पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं ताकि वो सुकून से सो सके, कोई भी उसको डिस्टर्ब ना कर पाए। और वहीं जान जिस घास के ऊपर लेटा था, वो घास भी बिल्कुल सितारों जैसी चमकने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो जन्नत है। और वहीं जान, उसको तो खबर भी नहीं थी कि उसके अगल बगल क्या कुछ हो रहा है। वो तो बस सो रहा था, थका हारा सो रहा था। वो बस आज की पूरी रात जंगल में ही बिताता है, एक सुकून की नींद के साथ। और इसी तरह कुछ घंटे के बाद सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। ठंडी शुद्ध हवा, चिड़ियों की चहक, सुबह का ये सुकून भरा वातावरण, वाह, इसकी तो बात ही निराली है। जान जो रात को रोते रोते सो गया था, वो जब अभी सुबह अपनी आंखें खोलता है तो उसे वही फैमिलियर सा एनवायरनमेंट फील होता है। और वो आंख मीचते हुए खुद में ही बोलता है, मैं वापस कैसे आया? कल रात तो मैं जंगल में था ना। कौन लेके आया होगा मुझे? उसको कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? चलो अच्छा है, वापस तो आ गया कम से कम। जान खुद से सवाल कर ही रहा था कि तभी सामने दरवाजे से ईबू अंदर आते हुए बोलता है, ओह तो तुम उठ गए, ये लो दवाई पी लो। जान जब वही दवाई फिर से देखता है तो वापस से उसका वैसा ही मुंह बन जाता है। फिर से वही काली कड़वी दवाई। क्यों है ये दवाई? इसका एग्जिस्टेंस ही यहाँ से खत्म करो, हटाओ इसको यहाँ से, कितनी गंदी है ये। पर फिर भी वो जोर से कुछ नहीं बोलता, बिना कुछ बोले बस ईबो के हाथ से वो दवाई आराम से ले लेता है और एक ही घूंट में बस गटाक करके पी जाता है। कितनी बेकार है ये, अपने सोर फेस एक्सप्रेशंस के साथ। धन्यवाद, खत्म हो गई। जिसपे ईबो भी बस रिप्लाई में हूँ बोलता है और फिर क्यूरियसली पूछता है, वैसे कल रात तुम जंगल में क्यों गए थे? किसी से मिलने गए थे क्या वहां पर? वो भी तब जब सब सो रहे थे, सबको बिना बताए। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो वो तुम थे जो मुझे वहां से वापस लेके आए। मुझे लगा कि मैं वहीं पे फंस जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वापस लाने के लिए, सन पोलाइटली बोलता है। वहीं ईबो उससे वापस से अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, क्योंकि उसे अपने सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला था। पर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम वहां करने क्या गए थे ये बताओ, और सच बताना बिना कोई मनगढ़ंत कहानी बनाए, समझे? मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाता, मैंने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई, मैं सच बोलता हूँ। मैंने आपको भी सच ही बताया था, मैं चौंकिंग शहर का हूँ और मैं बस यहाँ पे फंस गया हूँ उस सिल्वर पप के चक्कर में। उस झरने में गिर गया था मैं उस पप का पीछा कर रहा था और बस झरने में गिर गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैं यहाँ कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता, और मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और कल रात में भी मैं जंगल में वही ढूंढने निकला था कि शायद मैं उस झरने के जरिए अपने घर वापस जा सकूं, जिससे मुझे मेरे घर का रास्ता मिल सके। मुझे घर जाना है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे सच में घर जाना है, पर मैं फिर से भटक गया। तो तुम कल रात झरने के पास अपने घर का रास्ता ढूंढने निकले थे, हाँ? वैसे मैं बता दूं कि तुम जिस शहर का नाम ले रहे हो वो पूरे मूनस्टोन में कहीं नहीं है, और जिस झरने की तुम बात कर रहे हो कि तुम उसके दूसरी तरफ से आए हो, उस झरने की दूसरी तरफ सिर्फ स्काईवर्ड किंगडम है। तो क्या तुम्हारा घर स्काईवर्ड में है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
मेरा कोई घर स्काईवर्ड में नहीं है। मैं कोई स्काईवर्ड का नहीं हूँ। मैं चौंकिंग का हूँ। मैं चौंकिंग का हूँ जो झरने के उस पार है। झरने के उस पार। मैं सच बोल रहा हूँ। जान ईबो को अपनी बात वापस से समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, जिसपे ईबो भी अपनी बात जान को क्लियर करते हुए बोलता है, और झरने के उस पार स्काईवर्ड है, ना कि कोई चौंकिंग। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो जान इतना ही बोलता है कि तभी उसके दिमाग में अचानक से कुछ क्लिक करता है और वो सोचता है, अरे हाँ, मैं तो दूसरी दुनिया से आया हूँ। मैं तो इस समय अभी दूसरी दुनिया में हूँ और ये मुझे इसी दुनिया का समझ रहे हैं, इसीलिए सारी कंफ्यूजन हो रही है। मुझे इनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। पर ये क्या मेरी बात सुनेंगे? समझेंगे मेरी बात? विश्वास करेंगे मेरा? ये तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने इनकी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया है। क्या सोच रहे हो तुम अभी? कोई नई साजिश कर रहे हो? ईबो जान को कुछ सोचते हुए देखता है तो वो सस्पिशियस होते हुए पूछता है, जिसपे जान उससे वापस से बोलता है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं कोई साजिश नहीं कर रहा। मैं बस थक गया हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ देर आराम करना है, प्लीज अभी आप यहाँ से जाओ। और वहीं ईबो उसकी बात को डिक्लाइन करते हुए वापस से बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, ये मेरा घर है। अंकल किसी काम से बाहर गए हैं और मुझे भी किसी काम से बाजार जाना है, तो तुम मेरे साथ चलोगे, समझे? हाँ, पर मेरे सर में लगी हुई है, मैं आराम करना चाहता हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है। जान खुद के लिए स्टैंड लेते हुए बोलता है, आराम बाद में भी हो सकता है, वापस आके कर लेना, अभी मेरे साथ चलो। अभी मैं किसी अनजान को अपने घर पे नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे, बस जाओ, जाके तैयार हो जाओ, मैं कपड़े तुम्हें दे रहा हूँ। जान अब कुछ भी नहीं कर सकता। ईबो तो सुनने को तैयार ही नहीं है, तो जान भी बस गिव अप कर देता है, जिसपे जान भी बस थक हार के गिव अप कर देता है, हार मान लेता है, क्योंकि अभी वो सच में अनजान है इन सब के लिए। और बस ठीक है बोल के रेडी होने चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद जान, ईबो और शुआन तीनों ही रेडी होके सेलेस्टियल बाजार के लिए निकल जाते हैं। सेलेस्टियल बाजार। रोज की तरह आज भी बाजार में काफी चहल पहल थी। सभी कुछ रोज की तरह ही था, सिवाय एक चीज के, और वो ये कि आज अभी तक राज्य सिपाही के दरिंदे अपनी दरिंदगी दिखाने नहीं आए थे, इसीलिए फिलहाल के लिए यहाँ का माहौल नॉर्मल था। खैर, जान, ईबो और शुआन तीनों ही बाजार आ गए थे। जान ने भी अब उन्हीं लोगों के जैसे कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि ईबो ने उसको वही दिए थे। वैसे ये कपड़े भी ज्यादा बुरे नहीं थे, कम से कम उससे तो बेहतर ही थे जो उस बूढ़े हीलर ने पहन रखे थे। और सच कहा जाए तो जान इन कपड़ों में काफी जच भी रहा था। सच में वहां के सारे अल्फा ओमेगा सब के सब बस उसी को देख रहे थे। बस ये कह लो कि आज के दिन उन सबके बीच बेचारा जान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। और वहीं ईबो का हाल भी कुछ खास अलग नहीं था, वो खुद भी जान के इस चार्म से नहीं बच पाया था। जान उन कपड़ों में बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा लग रहा था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेस्मराइजिंग। यहाँ तक कि उसका दिमाग खुद पर ही सवाल करने लगा था, मतलब वो खुद भी रेयर ब्लड अल्फा है, और वो जान की पर्सनैलिटी को देखकर भी कह सकता है कि जान भी हो ना हो अल्फा ही है। और किसी दूसरे अल्फा को देखकर खुद पे ऐसा असर कि दिमाग खुद पे ही सवाल उठाए, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये तो बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है, सेहत खराब होने के आसार हैं, धड़कनें भी बढ़ी हुई सी लग रही हैं, कुछ अलग सा अनुभव हो रहा है शरीर के अंदर। ये सब गलत है। सच में ये शख्स जो खुद को इंसान बोल रहा है, ये खतरनाक है, ये सच में बहुत खतरनाक है, बहुत हानिकारक है। इसके पास कोई सुपर पावर है। खैर, फिलहाल के लिए वो अपने सारे इन अनयूजुअल थॉट्स को किनारे करता है और शुआन के साथ सिर्फ बाजार घूमने पर ही फोकस करता है। इस वक्त जान, ईबो और शुआन तीनों के तीनों बाजार में घूम रहे थे। ईबो और शुआन के लिए तो ये बिल्कुल आम सा था और रोज की बात थी, पर जान जिसने पहली बार ये सब देखा था, उसके लिए ये काफी रोमांचक था। वो एंजॉय कर रहा था, वो हर एक चीज बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा था।
और बस कभी खुद की इस दुकान पे जा रहा था तो कभी उस दुकान पे, कभी यहाँ के सामान देख रहा था तो कभी वहाँ के। उसके लिए यहाँ की हर एक चीज़ बिल्कुल नई थी। वो बिल्कुल खरगोश की तरह कभी यहाँ भाग रहा था तो कभी वहाँ भाग रहा था, बस दौड़ लगा रहा था, लेकिन बस ईबो और शिवान के साथ ही, क्योंकि उनसे दूर जाने की उसको परमिशन नहीं थी। वहीं शिवान और ईबो दोनों ही उसके रिएक्शंस देख के बस आश्चर्यचकित हो रहे थे। वो खुद में ही सोच रहे थे। शिवान बोलता है, वो ये अनजान खरगोश जैसे दांत वाले ने पहले कभी बाजार नहीं देखा क्या, जो ये ऐसे हर एक चीज देख रहा है। जिस पे ईबो इस बार उस खरगोश से ही पूछते हुए बोलता है, तुमने पहले कभी बाजार नहीं देखा क्या? तुम ये बाजार ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने पहली बार देखा हो इसे? जिस पे वो खरगोश मतलब जान बोलता है, हाँ, क्योंकि मैंने ये पहली बार ही देखा है, मैं ये पहली बार ही देख रहा हूँ। क्या सच में तुमने ये बाजार नहीं देखे कभी? स्काईवर्ड में ऐसे बाजार नहीं है क्या, या फिर तुम कहीं गए ही नहीं हो? शिवान बोलता है, जिस पे जान अपनी बात पे प्रेशर देते हुए खुद के लिए स्टैंड लेते हुए बोलता है, हाँ मैंने नहीं देखा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं स्काईवर्ड से नहीं हूँ। पर तुम दोनों मेरी बात ही नहीं मान रहे हो, विश्वास ही नहीं कर रहे हो मुझ पे, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? ईबो जो वहीं उनके बगल में उनके साथ चलते चलते ये सब सुन रहा था, वो जान की ये बात सुनता है तो इस बार रुक जाता है और इस बार जान की तरफ देखते हुए वापस से पूछता है, तो तुम्हारा कहना है कि तुम स्काईवर्ड से नहीं हो? ठीक है, तो फिर कहाँ से हो तुम? जान भी वहीं उनके साथ ही रुक जाता है और अपनी बात को समझाने के लिए तुरंत ही दोबारा से कोशिश करते हुए बोलता है, मैं कहीं और से आया हूँ, जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है, जहाँ ऐसे लोग नहीं हैं, जो उस झरने के पार है, और उस झरने के पार स्काईवर्ड किंगडम है जान। ईबो भी अपनी बात पे जोर देते हुए बोलता है और फिर बस चलना शुरू कर देता है। पर वहीं जान बाप फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, निराश हो जाता है, क्योंकि वो ईबो और शिवान को अपनी बात समझाते समझाते थक गया है, विश्वास दिला दिला के थक गया है। पर ये लोग हैं कि उसकी बात मान ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, विश्वास ही नहीं कर रहे हैं उस पे। जान इतना सोचते के साथ ही भाग के ईबो की तरफ आने लगता है, क्योंकि ईबो अब तक आगे जा चुका था और जान और शिवान वहीं पीछे खड़े थे। जान फिर ईबो की तरफ भाग के पीछे से बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, पर कम से कम झरने तक जाने का रास्ता ही बता दो, कम से कम मुझे वही दिखा दो, बता दो कहाँ है वो। जैसे ही ईबो और शिवान जान की झरने वाली बात सुनते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कुछ सस्पिशियस नजरों से। जैसे ही ईबो और शिवान जान की ये झरने वाली बात सुनते हैं तो वो एक दूसरे को देखते हैं और कुछ सोचते हुए बोलते हैं। ईबो बोलता है, ठीक है, हम तुम्हें रास्ता बता देंगे, पर पहले तुम हमें ये साबित करो कि तुम कोई जासूस नहीं हो, और हमें ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। उसके बाद देखो, मैं पहले ही सब बता चुका हूँ कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे आया, पर मैं बस आ गया। और अब ये तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा, मैं खुद को कैसे साबित करूं कि मैं जासूस नहीं हूं, जो तुम मेरी मदद करोगे। जान अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है और खुद को सही साबित करने का तरीका पूछता है। ठीक है, तो तुम। पर ईबो इससे पहले कि कुछ बोल पाता कि तभी वापस से वहां डुगडुगी पिटने की आवाज आती है, जिससे इनका ध्यान उन सिपाहियों की उस डुगडुगी की तरफ चला जाता है और वो देखते हैं कि फिर से वही शाही सिपाही आए हैं कुछ घोषणा करने के लिए। शिवान बोलता है, अरे यार, ये लोग फिर से आ गए, अब क्या नया करने वाले हैं, कभी सुकून नहीं होता इन लोगों को। जिस पे ईबो बोलता है, चलो देखते हैं। और वहीं जान भी पूछता है, कौन है ये लोग? हेडा के शाही सिपाही। शिवान बोलता है, हाँ, हेडा के शाही सिपाही? अब ये हेडा कौन है? अब ये कौन सा नया बवाल है? जान ये सवाल खुद में ही सोचता है, पर इससे पहले कि वो ईबो या शिवान से कुछ पूछ पाता, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और बस जान भी फिर उनके पीछे क्यूरियसली आगे बढ़ जाता है कि आखिर वो भी तो देखे कि ये हेडा के सिपाही आखिर हैं कैसे लोग। वहीं सामने सब डुगडुगी पिटने की आवाज से सावधान हो जाते हैं और साथ ही खामोश भी। और फिर से वहां आए वही दो सिपाही तेज आवाज में घोषणा करते हैं, सावधान, 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 शाही सिपाही मूनस्टोन राज्य के बागी को ला रहे हैं, सभी लोग विभाजित हो जाओ, कोई भी रास्ते में नहीं आना चाहिए,
नहीं तो उसे भी कड़ी सजा दी जाएगी। सावधान, सावधान, सावधान। शाही सिपाही मूनस्टोन राज्य के बागी को ला रहे हैं। सभी लोग विभाजित हो जाओ, कोई भी रास्ते में नहीं आना चाहिए। ये घोषणा सुनने के बाद सबके सब बस साइड में खड़े हो जाते हैं। बीच की जगह उनके आने के लिए छोड़ दी जाती है। ईबो और श्वान भी वहीं सबके साथ साइड में खड़े हो गए थे और वहीं उन्हीं के बगल में जान भी बस उन्हीं को देखा देखी खड़ा हो जाता है। वहीं खड़े खड़े कुछ मिनट्स के बाद वो देखता है कि एक कमजोर 12 साल का लड़का, उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और 2 सिपाही उसको घसीट रहे हैं। वो जमीन पे घसीट रहा है, बदन पे कोई कपड़ा नहीं है और नीचे पथरीली और गर्म जमीन पे घिसटने की वजह से उसका पूरा शरीर बस पूरी तरह से छिल गया है और पूरा खून से लाल हो गया है, जिससे नीचे जमीन भी लाल हो रही है। और वहीं उसके पीछे वो 2 सिपाही, समय समय पे उस पे कोड़े भी बरसाए जा रहे हैं। और वहीं उनके पीछे खड़े 2 और सिपाही, वो तो बस उस बच्चे की हालत देख के हंस रहे थे। पर जितनी बार भी उसके शरीर पे वो कोड़े पड़ते थे, उतनी बार वो बच्चा बस मुंह से एक ही शब्द निकालता था कि हंगवांगजुन राजा आएंगे, कि हमारे राजा हंगवांगजुन जरूर आएंगे, हमें बचाने आएंगे, हमारे लिए आएंगे, हमारे हंगवांगजुन राजा आएंगे, हमारे हंगवांगजुन राजा आएंगे। और इस बच्चे के मुंह से ये बात सुन के तो ये सिपाही और जोर जोर से हंसते थे और उसको और भी ज्यादा मारते थे, ये बताने के लिए कि कौन है तुम्हारा हंगवांगजुन, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। यहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे वो बस बेबस खड़े देख ही सकते थे, क्योंकि रोकने की हिम्मत तो किसी में भी नहीं होती थी, क्योंकि इन लोगों ने उनकी वो हिम्मत को ही तोड़ दिया था। वहां पे खड़े सबके लिए ये बिल्कुल आम सी बात थी, क्योंकि यहाँ पे तो ये हमेशा का ही है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पर जान के लिए ऐसा नहीं था। जान के लिए ये सब बिल्कुल नया था, बिल्कुल अलग था और प्रॉपर गलत था। ये सब कुछ देखकर उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा चढ़ रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा। उसको इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सामने जिसको ये लोग मार रहे हैं, जिसको इन लोगों ने बागी बनाया है, बागी घोषित कर दिया है, वो सिर्फ एक 12 साल का मासूम बच्चा है, जिसको अगर लॉजिकली देखा जाए तो बागी का मतलब भी नहीं पता होगा। उसके साथ इतनी निर्दयता क्यों, इतनी क्रूएलिटी क्यों, कौन दिखाता है? और उसने बगावत में किया भी क्या है? हंगवांगजुन का नाम ही तो लिया है। इसमें बगावत कहाँ से हो गई? अगर राजा का नाम ले भी लिया तो ये कोई बगावत थोड़ी है, ये तो बिल्कुल भी बगावत नहीं है। नाम लेना कोई बगावत होती है क्या? जान का तो ये सब कुछ सोच सोच के बस खून ही खौल रहा था, बहुत ज्यादा खौल रहा था। उसको इस समय इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि उसे गुस्से में पता ही नहीं चलता कि वो कब अपने बगल में खड़ी ईबो का हाथ जोर से बस पकड़ लेता है। और वहीं उसी के जैसा मिलता जुलता हाल कुछ उसके बगल में खड़े ईबो का भी था। उसका खून भी इस समय बस उबल रहा था। वो ये सब कुछ रोज देखता है, हर बार देखता है और हर बार उसको ऐसा ही गुस्सा आता है। पर अफसोस, हर बार उसके लिए ये सब असहनीय होता है। हाँ, उसके लिए ये सब कुछ नया नहीं है। वो हर बार ये सब कुछ देखता है, हर बार उसको ऐसे ही दुख होता है, ऐसे ही गुस्सा आता है, खुद पे गुस्सा आता है, सब पे गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। ये सब कुछ असहनीय होता है उसके लिए, पर अफसोस वो कुछ नहीं कर पाता। खैर, जान ने अनजाने में ही ईबो का हाथ पकड़ लिया था। अनजाने में ही सही, बाहरी तौर पे ही सही, पर ईबो और जान एक साथ जुड़ गए थे। दोनों के ही इमोशंस इस समय सेम लेवल पर थे। दोनों के ही दिल और दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था, बहुत ज्यादा गुस्सा। और दोनों ही अभी कुछ न कर पाने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे, बेबस थे। पर बेबस और परेशान सिर्फ ये दोनों थे, नेचर नहीं। नेचर को कभी कोई बेबस कर पाया है क्या? कोई परेशान कर पाया है क्या? बिल्कुल नहीं। पता नहीं ये क्या था, पता नहीं ये क्या हुआ, पर अचानक से ही वातावरण में हरकतें शुरू हो गई। आसमान में जो सूरज अभी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चमक रहा था, उसको एक पल नहीं लगता कि वो बस घने काले बादल के पीछे जाके छुप जाता है। आसमान में जोरों शोरों से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते वो तेज बिजली एक तेज आवाज के साथ सीधा आके उन सिपाहियों के ऊपर गिरती है और एक झटके के साथ वो सारे के सारे सिपाही बस पूरी तरह से जल जाते हैं, घायल हो जाते हैं, कुछ तो उनमें से मर भी जाते हैं। और उसके साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो जाती है और उस बारिश की पानी का प्रभाव उस 12 साल के बच्चे पे कुछ ऐसा पड़ता है कि वो छोटा सा बच्चा पूरी तरह से हील हो गया था।
उसके सारे जख्म बस भर से गए थे, घाव का एक निशान नहीं दिख रहा था उसके शरीर पे। और अब वो बस इस समय उठ के खुशी के मारे बस नाचने लगा था, हांग मंगजुन के नाम पे नाचने लगा था और बस गाना गाने लगा था कि उसके हांग मंगजुन ने उसे बचा लिया। हांग मंगजुन ने उन सिपाहियों को सजा दे दी। हांग मंगजुन ने उन सिपाहियों को मार डाला, उनको बुरी तरह से हराया, उनको बुरी तरह से पीटा। उसके हांग मंगजुन ने उसको बचा लिया, सबको मार डाला। आसपास के लोग जब ये देखते हैं तो वो भी दंग हो जाते हैं। मतलब कि ये क्या हुआ? आज से पहले तो ये ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ, फिर आज कैसे हो गया? पर ये आज हुआ कैसे? वहीं ईबो और शुआन को भी यही लगता है कि शायद ये सब कुछ उनके राजा हांग मंगजुन ने किया है, ये सब उन्हीं का किया हुआ है। तभी तो ये सिर्फ उन सिपाहियों पे गिरी, बाकी और किसी पे नहीं। बाकी के सब सुरक्षित हैं और ये बच्चा भी तो हील हो गया। हो ना हो ये हांग मंगजुन ने ही किया है। पर जान के लिए ऐसा नहीं था, उसके लिए तो ये सब सिर्फ एक जादू जैसा था जो अभी उसने अपने सामने अचानक से देख लिया, अभी उसके सामने अचानक से हो गया, जिसको देखकर बस वो अभी दंग हो गया है, शॉक हो गया है। इसके बाद भाग के जान, शुआन और ईबो तीनों उस बच्चे के पास जाते हैं और उसको एक बार अच्छे से जांच के लिए बराबर हीलर के पास ले जाने की सोचते हैं, क्योंकि बच्चा ही तो है। हाँ, दिख रहा है वो ठीक हो गया है, पर एक बार आत्मसंतुष्टि के लिए जांच कराने में क्या जाता है, क्या बुराई है? कम से कम सुकून तो मिल जाएगा कि हाँ बच्चा ठीक है। खैर, इस समय ईबो उस बच्चे के पास जाते हुए पूछता है, तुम्हारे माँ और बाबा कहाँ हैं? तुम उन्हें बुला सकते हो क्या? जिसपे वो बच्चा एक बार फिर से उदास हो जाता है। उसको उसके मॉम डैड की याद आ गई। वो बोलता है, हेडा के सिपाहियों ने उन्हें मार डाला, कुछ समय पहले ही मार डाला था उन्हें। उन्होंने उनको इतनी बुरी तरह से मारा कि वो बस मर गए, मेरी आंखों के सामने मार डाला। वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे। वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत बुरे हैं। मम्मा पापा की याद आती है, बहुत याद आती है। आज वो मुझे भी मार डालते, पर हांग मंगजुन ने मुझे बचा लिया। उस मासूम से छोटे बच्चे की इतनी मासूमियत भरी आवाज़ सुनता है तो जान भी उदास हो जाता है, क्योंकि इस समय तो वो भी अपनी माँ के लिए तड़प रहा है, वो भी अपनी माँ को मिस कर रहा है, क्योंकि उसकी हालत भी तो यही है ना। वो भी तो अपनी मॉम को बहुत याद कर रहा है, वो भी अपनी मम्मा को मिस कर रहा है। उससे भी उसकी मॉम के पास जाना है। उसको भी तो छीन लिया गया ना उसकी मॉम से, पता नहीं किसने छीना। बस अब वो उसकी मॉम के पास नहीं है और उसे उनके पास जाना है। उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। मुझे भी मेरी मम्मा की बहुत याद आती है बच्चा, हम दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों ही के पास अभी इस समय मम्मा नहीं है। आपकी मम्मा जहाँ होंगी वहाँ अच्छी होंगी। जान जो उस बच्चे के जज्बात समझ रहा था, वो भी बस उदास होते हुए बोलता है, जिसको सुन के ईबो जो उस बच्चे के बगल में ही बैठा हुआ था, वो जान की जब मायूसी भरी आवाज सुनता है और उसकी नम आंखें देखता है तो उसको भी दर्द होता है, जैसे कि वो दर्द खुद महसूस कर रहा हो। वहीं शुआन जो वहीं बगल में ही खड़ा था, वो बोलता है, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है बच्चे तो तुम हमारे साथ चलोगे? तो क्या तुम ईबो के साथ चलोगे? ईबो, अगर इसके पास कोई नहीं है तो क्या हम इसको अपने गांव में ले चले? ईबो शुआन की बात पे हामी भरते हुए इस बार उस बच्चे से पूछता है, बच्चे, क्या तुम हमारे साथ हमारे पैक चलोगे? हुडाई, मैं चलूंगा, पर ईबो वापस से पूछता है, पर क्या? वो मुझे भूख लगी है। कैद खाने में वो लोग मुझे खाना नहीं खाने देते थे, वो लोग मुझे खाना ही नहीं देते थे। वो बच्चा अपनी मासूमियत भरी आवाज में वापस से बोलता है कि उसको भूख लगी है, जिसको सुनकर जान, शुआन और ईबो तीनों ही उस बच्चे की तरफ सिंपैथी से देखते हैं, जिस पे ईबो वापस से पूछता है, तो फिर चलो पहले सराय चलते हैं। इसके बाद ईबो, जान, शुआन और साथ में वो बच्चा चारों सराय चले जाते हैं। उसी में जान को भी मौका मिल जाता है बाकी के लोगों से बात करने का, उनसे जानकारी निकलवाने का, झरने का रास्ता पूछने का। तो बस वो भी अपने काम करने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि ईबो तो बताने से रहा। पता नहीं उसको कौन सा प्रूफ चाहिए, क्या चाहता है वो। खैर, पूरे गांव में कोई तो होगा ना जो उस पर विश्वास करेगा, उसकी मदद करेगा, रहम दिल होगा। बस इसी उम्मीद में जान बाकियों से बात कर रहा था, झरने तक पहुंचने का रास्ता पूछ रहा था, पर वो लोग भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। पता नहीं क्यों गोल गोल घुमा रहे थे। वो लोग उसको बताने की बजाय, उसकी मदद करने के बजाय, पता नहीं क्यों उससे ही उल्टा पूछे जा रहे थे। पता नहीं कौन कौन सी बातें पूछे जा रहे थे, जिससे जान तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है।
वो सोचता है कि अगर उसे ऐसे ही जवाब देना है इन लोगों के सवालों का तो फिर ईबो के सवालों में क्या बुराई है, वो उसके दे देगा। बस यही सब कुछ सोचकर वो वहां से बाहर निकलना ही बेहतर समझता है। इसके बाद जान फिर से वापस ईबो के पास आ जाता है, उनके साथ खाना खाता है और फिर चारों वहां से बाहर आ जाते हैं और वापस अपने गांव के रास्ते चल देते हैं। रास्ते भर जान और वो बच्चा साथ में ही थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे और वहीं शुआन और ईबो दोनों ही एक साथ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और इसी तरह से चारों कुछ देर बाद हुडाई गांव पहुंच जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद चारों हुडाई गांव पहुंच भी जाते हैं और उनके साथ पहुंचती है हांग वांगजुन वाली खबर। हांग वांगजुन की खबर बिल्कुल किसी भयानक आग की तरह बस चारों ओर फैल गई थी और साथ ही साथ हुडाई गांव तक भी पहुंच गई थी। वहां पे सबको पता चल गया था कि एक 12 साल के बच्चे ने हांग वांगजुन को बुलाया है। हांग वांगजुन ने आके खुद उसको बचाया है। जहां मूनस्टोन के आधे से ज्यादा लोग इस खबर से खुश थे, वहीं हेडा के महल का तो कुछ अलग ही हाल था। महल के मंत्री यानी कि बीटा फेरिस, जो कि हेडा के वफादार थे, वो इस समय चिंता में आ गए थे कि कहीं इस बात से मूनस्टोन में बगावत ना शुरू हो जाए, क्योंकि उसे कुछ चिंगारी सी उठती तो दिख ही रही थी। इसीलिए बस बगावत को रोकने के लिए और डर को कायम रखने के लिए वो अपने तहखाने से रिपर्स को छोड़ देते हैं, जिससे हेडा के लिए उनके दिल में डर हमेशा बना रहे और उठती हुई चिंगारी को आग का एक भयानक रूप लेने से बचाया जा सके, उसको बढ़ने से पहले ही दबाया जा सके, उसको बढ़ने से पहले ही दबाने के लिए। क्योंकि रिपर्स जब भी आते हैं तो बहुत बुरी तबाही मचा के जाते हैं। बहुत ही डरावना मंजर हो जाता है मूनस्टोन का, मूनस्टोन के वासियों के लिए। उस समय सबसे ज्यादा खतरा ओमेगास पे होता है, क्योंकि रिपर्स सबसे पहले ओमेगास पे अटैक करते हैं और फिर उनकी ताकत को एब्जॉर्ब करके उनके अल्फा को हराने में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अल्फा सबसे पहले ओमेगास और बच्चों को सुरक्षित करते हैं और फिर उसके बाद लड़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें अब आदत सी हो गई है। पहले जब भी कभी हेडा के अगेंस्ट बगावत की चिंगारी उठती हुई दिखती थी तो उसको दबाने के लिए हंटर्स को या फिर रोबर्स को भेज दिया जाता था। पर ये आज पहली बार था कि रिपर्स को भेजा गया है, पर ये आज पहली बार था कि रिपर्स को भेजा जा रहा है, क्योंकि इस बार बगावत की कोई मामूली चिंगारी नहीं उठी, बल्कि विश्वास की आंधी चली है, जो कि हेडा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए ये हेडा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसीलिए उसके रिपर्स को ये विश्वास खत्म करने के लिए भेजा गया है, ये बताने के लिए भेजा गया है कि ये रियासत, ये पैक है किसका, ये मूनस्टोन है किसका। ये मूनस्टोन हेडा का है, किसी हांग वांगजुन का नहीं। कोई हांग वांगजुन वापस नहीं आने वाला, कोई भी नहीं आएगा उन्हें बचाने के लिए। अब जो भी है वो सिर्फ हेडा है और वही रहेगा, उनका भगवान, उनका राजा, उनका कर्ता धर्ता, उनका सब कुछ। सिर्फ हेडा था, हेडा है और हेडा ही रहेगा। इसीलिए ये लड़ाई इस पर कोई बगावत की नहीं थी, बल्कि विश्वास की लड़ाई थी। खैर, रिपर्स छोड़ दिए गए थे, पर इस बात की किसी को कोई खबर नहीं थी। पर हांग वांगजुन की खबर के साथ एक खबर वहां पे और जरूर फैल गई थी कि हुडाई गांव में एक अनजान चावर आया है, जो कि सबसे बस झरने का पता पूछ रहा है और वो सिल्वर पब के बारे में भी जानता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों के अंदर एक शक भी दौड़ गया था कि शायद ये चावर कोई मुखबिर है, जिसे स्काई वर्ड से या फिर हेडा के महल से भेजा गया है, जो किसी वजह से आया है, पर किस वजह से ये पता नहीं। बस इसीलिए हुडाई और उसके आसपास के पैक के लोग, सभी अल्फा बीटास और गामास, सब बस उस मुखबिर को ढूंढने में लगे हुए हैं। खैर, फिलहाल रात का वक्त था, आसमान खुला हुआ था, चांद और तारे साफ साफ उस आसमान में जगमगा रहे थे। वहीं जान भी अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। वो उदास था, उसकी आंखों में मायूसी साफ दिख रही थी। वो अपनी उसी उदासी भरी आवाज में खुद से ही बोलता है, मुझे अभी यहाँ पे कितने दिन और रहना होगा, मैं कभी यहाँ से निकल भी पाऊंगा या नहीं, मैं कभी अपनी मम्मा से मिल भी पाऊंगा या नहीं, मैं कभी अपनी मम को वापस भी देख पाऊंगा या नहीं, मुझे अभी यहाँ और कितने दिन तक रहना होगा, क्या मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा, क्या करूं। जान तो ये अपने आप से बोल रहा था, पर उसे खबर भी नहीं थी कि उसके पीछे येबो भी बस उसकी बात सुन रहा है। वो जान की इतनी मायूसी भरी आवाज सुनता है तो उसको एक बात तो समझ में आ जाती है। वो एक बात समझ गया था कि जान परेशान है, जान उदास है, जान सच में उदास है। और पता नहीं क्यों, पर जान को परेशान देखकर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उससे भी दर्द हो रहा था। अब उसका दिल कह रहा था कि वो एक बार जान की बात सुन ले,
एक बार अगर हो सके तो उस पर विश्वास करके देख ले, एक बार उसकी बात को समझ के देख ले, समझने की कोशिश तो करे। क्या पता वो सही बोल रहा हो, क्या पता वो सही बोल रहा है, क्या पता मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ, क्या पता सच में ये जासूस ना हो। क्या मुझे एक बार इसकी बात सुननी चाहिए? क्या मुझे एक बार इससे बात करनी चाहिए? क्या मुझे एक बार इसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए? ईबो इस समय वहीं खड़ा अपने दिल और दिमाग के साथ जंग लड़ रहा था। वो सोच रहा था कि सामने खड़ा ये चावर जो अपने आप को इंसान कह रहा है, क्या वो सच में कोई इंसान ही है? वो बस यही सोच रहा था कि उसे अपने सामने खड़े इस चावर जो कि खुद को इंसान कह रहा है, क्या उसकी बात सुननी चाहिए? क्या वो सच में सही बोल रहा है? क्या उसे उस पर विश्वास करना चाहिए? पर अगर ये झूठ बोल रहा होगा तो, अगर ये उसका कोई ट्रैप होगा तो, अगर ये उसकी कोई चाल हुई तो। ईबो वहीं खड़ा अपने ही ख्यालों से उधेड़-बुन कर रहा था कि तभी जान पीछे मुड़ जाता है और वो ईबो को वहीं अपने पीछे खड़ा हुआ देखता है, अपने हाथों में वही कड़वी जड़ी बूटी का सूप लिए हुए। तो बस एक बार फिर उस बेचारे का मुंह बन जाता है। वो बोलता है, और अब ये एक सूप जो कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, सब मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं इसको नहीं पीना चाहता, ये बहुत कड़वा है, मेरा पूरा मुंह खराब कर देता है। ईबो जो जान की बात सुनता है तो अपनी सोच से बाहर आते हुए अपने हाथ में लाए हुए उस सूप को देखता है, जिसके बाद वो इस बार आगे बढ़ते हुए जान को वो वाउल देते हुए बोलता है, तुम्हें मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए रखने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए चुपचाप दवाई पियो, ठीक हो जाओ और चलते बनो यहाँ से। जिसपे जान भी बस बिना कुछ बोले ईबो को ग्लेयर करते हुए वो सूप का वाउल ले लेता है और बस एक घूंट में गटा करके पी जाता है। जिसके बाद ईबो भी बस उससे वो खाली बाउल लेके वापस चला जाता है और वहीं जान भी आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाता है और फिर से कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ और आता है, तो वही सोचते हुए बोलता है, क्या मैं एक बार फिर से उस जंगल को देखने जाऊं क्या? रात तो हो ही गई है, शायद क्या पता आज वो रास्ता मिल जाए या फिर वो पब ही मिल जाए। जान डिसाइड कर लेता है कि वो एक बार फिर जंगल में जाएगा और फिर कुछ देर बाद वो कॉटेज से बाहर निकल जाता है पिछली रात की तरह और फिर जंगल के रास्ते की तरफ चल देता है। पर उसे ये खबर भी नहीं थी कि उसके पीछे किसी और दो शख्सों ने उसे देख लिया है, जो बस अपने सस्पिशियस गेज से उसे देख रहे हैं। एक्चुअली इस समय रात थी, पूरा गांव सो गया था, हर तरफ गहरी शांति थी। वहीं गांव के कुछ बीटास और गामास इस समय पेट्रोलिंग कर रहे थे, क्योंकि गांव में इस समय चारों तरफ जासूस होने की खबर जो फैली हुई थी। जान को तो इस बात का जरा भी आभास नहीं था। वो तो बस सबके सोने के बाद एक बार फिर कोशिश करने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है और यही चीज वहां कुछ दूरी पर अंधेरे में ही खड़े गांव के ही कुछ लोग देख लेते हैं और यही चीज उन लोगों का संदेह जान की तरफ पक्का कर देती है। उन कुछ लोगों में से एक बीटा बोलता है, अरे सुनो, यही तो वो जासूस है ना जो झरने का पता पूछ रहा था। अरे हाँ, ये तो वही है, यही था वो जो झरने का पता पूछ रहा था। दूसरा उसकी हमें हाँ मिलाते हुए बोलता है, जल्दी जल्दी बड़े अल्फा को खबर करो, उनसे कहो कि हमने वो जासूस को पकड़ लिया है, हमें वो जासूस मिल गया है। पहला वाला बीटा दूसरे को कमांड देता है, जिसपे बस हाँ बोल के वो दूसरा बीटा माइंड लिंक के जरिए बड़े अल्फाज को यानी गांव के हेड को इन्फॉर्म कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ इन सभी बातों से बेखबर ईबो और उसके अंकल अपने छोटे से कॉटेज के बाहर लगी चारपाई पे बस आराम से सो रहे थे, खुले आसमान के नीचे। वातावरण की ये ठंडी शुद्ध हवा उनके शरीर को छू के बस जा रही थी कि तभी ईबो को अचानक से पसीना आने लगता है। उसको सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है और कुछ सेकंड्स के बाद वो बस दर्द में कराहने लगता है, जैसे कि कोई उसे कोड़ों से मार रहा हो, जैसे कि उस पर कोड़े बरस रहे हो। ईबो बस वहीं चारपाई पे पड़े पड़े छटपटाने लग गया था। दर्द के मारे उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। ईबो बस वहां पड़े पड़े उस दर्द को झेल ही रहा था कि तभी उसके कान में बहुत ही तेज हड़बड़ाने वाली आवाज आती है, ईबो 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 उठो, ईबो वो जान। ईबो जब ये आवाज सुनता है तो अचानक से ही उठ के बैठ जाता है और सबसे पहले हाफती हुई आवाज के साथ बस चिंता और गुस्सा में अपनी आंखें खोल देता है। ईबो की आंखें इस समय सफेद ब्लू कलर की हो गई थी। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उसका वुल्फ उस पर टेक ओवर करना चाह रहा है। वहीं शुआन की आवाज सुनकर बगल में सो रहे उसके अंकल जो उठ गए थे, वो जब ईबो का इस तरह से गुस्सा देखते हैं
तो वो भी कुछ सेकंड्स के लिए डर जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी उन्होंने ईबो को इतना गुस्से में तो नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे ईबो के सर पे इस समय खून सवार हो। ऐसा लग रहा था जैसे ये ईबो नहीं कोई और हो। ईबो 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 वो जान को पैक के लोग। पर इससे पहले कि शिवान अपनी बात पूरी कर पाता, आगे कुछ बोल पाता, ईबो बस अचानक से बिजली की रफ्तार से बस वहां से गायब हो जाता है। और शिवान ये देखकर तो और भी ज्यादा दंग हो जाता है। मैंने आज तक ईबो को इस तरह से इतना गुस्से में कभी नहीं देखा है। ये क्या था? शिवान यही सोच रहा था कि तभी बगल में ईबो के अंकल उससे बोलते हैं, क्या हुआ शिवान, तुम इस तरह से भाग के क्यों आए? जिसपे शिवान तुरंत ही बोलता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, वो जान, वो खरगोश दांत वाला प्राणी, पैक के लोग उसको उठा के ले गए हैं, उसको सजा दे रहे हैं। पता नहीं उनको क्या पता चल गया है, वो भी कह रहे हैं कि वो जासूस है। और अंकल जी जब ये सुनते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर दोनों, शिवान और अंकल दोनों भाग के सीधा वहां जाते हैं जहाँ पे सजा दी जा रही थी, जहाँ पे जान को सजा दी जा रही है। सजा देने वाले मेडन सब जमा हो गए थे। चारों ओर हल्ला हो रहा था, बहुत शोर था। सब कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोग बुरा बोल रहे थे तो कुछ लोग भला बोल रहे थे, तो कुछ लोग सामने देख के बस हंस रहे थे। वहीं सामने पैक के हेड अल्फा खड़े थे, उनके साथ बीटास, गामास और साथ ही पैक काउंसिल के सदस्य भी मौजूद थे। वो सबके सब गुस्से में थे, कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सबके सब बस अपना बोले जा रहे थे, सबके सब बस अपना बोलने में लगे हुए थे। और वहीं जान की भी हालत इस समय कोड़े मारने की वजह से कुछ ऐसी हो गई थी कि बस अब गया तो तब गया। आंख को खोलने तक की हिम्मत नहीं बची थी उसमें। उन्हीं काउंसिल सदस्य में से एक सदस्य गुस्से में बोलता है, इस जासूस को इतना मारो कि ये बताने पे मजबूर हो जाए कि यहाँ पे क्यों आया है, क्या हासिल करने आया है। वहीं सामने खड़े दो आम चावार बस आगे बढ़ के जख्मी जान को और बुरी तरह मारने लगते हैं। जान इस समय बीच में खंबे से बंधा हुआ था। उसके हाथ और पैर दोनों ही बेड़ियों से बुरी तरह से जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे। उसके चारों ओर आग की बड़ी बड़ी लपटें जल रही थी। मशाल लिए खड़े थे वहां पे लोग। ऐसा माहौल था कि जैसे वो जान को जलाने, बिल्कुल ऐसा माहौल बना था वहां पे जैसे वो लोग अभी जान को जिंदा जला देने वाले हैं। जान के चेहरे से भी खून की धार बिल्कुल पसीने के साथ बह रही थी। शरीर पर भी बस कोड़ों के अनगिनत से निशान पड़ गए थे। जहां कोड़े पड़े थे वहां की बस खाल उधड़ गई थी उसकी। वहां के कपड़े तक उधड़ गए थे उसके। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो इस समय कमजोर महसूस कर रहा था। पर वहीं पे खड़े वो लोग जो उसे कोड़े मार रहे थे वो नहीं थके थे। उनका जोश तो बिल्कुल चरम सीमा पे था। वो बस उस पे कोड़े मारे जा रहे थे और बस उसके यहाँ आने का मकसद पूछे जा रहे थे। ये पूछे जा रहे थे कि वो यहाँ जासूस बन के हासिल क्या करने आया है, क्या जानना चाहता है। और वहीं जान की मुंह से दर्द और बेहोशी की वजह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, पर फिर भी वो अपनी धीमी आवाज में सिर्फ इतना ही बोले जा रहा था, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं जासूस नहीं हूँ, मॉम, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मॉम, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पर इस भीड़ में किसी को उसकी इतनी धीमी आवाज सुनाई दे तब ना, वो तो बस कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो कुछ भी नहीं सुन रहे थे, उनको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। वो आम चावर बस उसे मारे जा रहे थे और वहीं आसपास के लोग वो तो बस खड़े होकर ये सब देख रहे थे और हंस रहे थे और बस बुरा बुरा बोल रहे थे। पर शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था, वो ये सब नहीं देख पाया। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लग गए, साफ आसमान को गहरे काले बादलों ने घेर लिया। सारे टिमटिमाते हुए तारे बस उस काले बादल के पीछे दब गए थे। जो मौसम अभी कुछ देर पहले खुशनुमा था, अभी वही मौसम इस समय घना काला और डरावना हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अजीब पर कुछ बड़ा।
रेड ब्लड फुल मून तो सबने ही देखा है, पर आज चांद का रंग कुछ अजीब ही हो गया था। आसमान पर आधा ही चांद था, पर फिर भी वो इस समय पूरा लाल हो गया था, सुर्ख लाल। और साथ ही साथ वो एक और नया रंग ओढ़ लिए था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति गुस्से में आ गई है और अब बस सब कुछ तबाह करके ही मानेगी, विध्वंस मचा देगी। सारे हुडाईवासी जब ये मंजर देखते हैं तो वो डर जाते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। अभी तो सब ठीक था ना, फिर अचानक से ये प्रकृति इतना गुस्से में क्यों आ गई। वो सोच में भी थे और डर में भी कि तभी वहां पे बिजली के तेज कड़कने की आवाज आती है, जो इतनी तेज थी कि साधारण इंसान का दिल दहल जाए, वो मर जाए। और उसी बिजली के कड़कने की आवाज के साथ वो देखते हैं कि एक बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से एक ब्लैक अल्फा अपने पूरे विकराल रूप में उनके सामने आ रहा है। उनके पास आ रहा है। वो अल्फा सीधा आके बस उस चावार के सामने खड़ा हो जाता है जो अभी जान पे कोड़े बरसा रहा था। वो चावार जब उस खूंखार अल्फा को ठीक अपने सामने देखता है तो वो भी डर जाता है। वो अल्फा सीधा उसकी आंखों में देख रहा था, जिसे देखकर बस वो चावार डर के पीछे हट जाता है और रुक जाता है। वहीं जान उस अल्फा के ठीक पीछे अपनी बेहोशी की हालत में ये सब देख रहा था। उस अल्फा के आते ही जान के चारों ओर एक कवच सा बन गया था, जिससे कि कोई उसे छू ना पाए। इस समय वहां पैक के बीटा से लेकर आम चावार सब के सब बस डर से कांपने लगे थे। इस समय वहां पैक की बीटा से लेकर आम चावार तक सब के सब बस डर में कांपने लगे थे। उस ब्लैक अल्फा की गुर्राहट के साथ साथ उसकी सफेद नीली आंखों में खून सवार था। वो इस समय इतना खतरनाक लग रहा था कि जैसे वो उन सबको खुली चुनौती दे रहा हो कि जो भी उससे टकराना चाहता है वो आ जाए, वो उसके लिए उसकी आखिरी गलती होगी। पर जैसा कि कुछ लोगों का कहना था कि कोई भी अल्फा किसी भी दूसरे अल्फा के सामने घुटने पे नहीं आता, वो उसके सामने घुटने नहीं टेकता, इसीलिए बस इस पैक का हेड ब्राउन अल्फा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है अपने पैक की सुरक्षा करने के लिए। अब दोनों ही अल्फा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, दोनों ही एक दूसरे को घूर के चुनौती दे रहे हैं। एक जान की सुरक्षा में खड़ा था तो वहीं दूसरा अपने पैक के लोगों की सुरक्षा में खड़ा है। दोनों ही अल्फा के बीच में लड़ाई शुरू ही होने वाली होती है कि तभी कुछ ही सेकंड्स के लिए कोहरे की एक गहरी काली धुंध बन जाती है वहां पे, जो सब कुछ बस अपने में छुपा लेती है, जिससे कि कोई किसी को भी ना देख पाए। कोहरे की धुंध में वो सफेद नीली आंखों वाला ब्लैक अल्फा वुल्फ जान को अपने सामने देख रहा था। उसकी आंखें घायल जान को अपने सामने देखकर बस नरम हो जाती हैं, गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, उसका विकराल रूप भी थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, छोटा हो जाता है, और वो वापस से उस ब्लैक वुल्फ से बदल के एक नॉर्मल अल्फा बन जाता है। और फिर इसके बाद वो धीरे धीरे जान के पास जाता है और उसके आते ही जान की बेड़ियां अपने आप ही खुल जाती हैं। ये हैंडसम अल्फा कोई और नहीं बल्कि खुद ईबो ही है, जो कि अभी ईबो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी गोल्डन आईज अभी भी बिल्कुल वैसी ही है, सफायर ब्लू। ईबो बस जान के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो उसकी इतनी मिजरेबल हालत सॉफ्ट और पेनफुल गेज के साथ देख रहा था, जैसे कि उसके सारे दर्द को वो खुद में ही महसूस कर रहा हो, जो कि शायद वो कर भी रहा था। वो बिना कुछ बोले बस जान को अपने कंधे पे कैरी करता है और जितनी तेजी से वो आया था वहां पर, उससे दुगनी तेजी से बस वो वहां से गायब हो जाता है, बिल्कुल किसी बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से। और उसके जाते ही वो कोहरे से बनी धुंध अपने आप ही कम होने लगती है। जैसे ही वहां का वो कोहरा छटता है तो वहां पर खड़े लोग और वो अल्फा देखकर बस दंग हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके सामने अपना जान दिख रहा था और ना ही वो ब्लैक अल्फा वुल्फ। मतलब दोनों के दोनों बस वहां से गायब हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरी काली गुफा के अंदर कुछ जलती हुई मशालें लगी हुई थी, जिसकी वजह से अंधेरे काले गुफे में भी उजाला फैला हुआ था। वहीं अंदर काला पोशाक पहने एक शख्स भी खड़ा था, जिसके हाथ में एक उसी के बराबर का डंडा भी था, जो कि देखने में किसी आम डंडे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके क्राउन पे एक ड्रैगन के मुंह जैसा मेटल लगा हुआ था। और वहीं उस ड्रैगन की आंखें बिल्कुल किसी पर्पल मड़ी जैसी चमक रही थी। उस डंडे को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोई आम डंडा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक जादुई डंडा है, एक जादुई लाठी। वो काले पोशाक वाला शख्स कोई आम चावर नहीं है, बल्कि एक विजार्ड है, जादूगर। वहीं उसके बगल में उसकी आधी साइज का लंबे कान वाला एल्फ भी खड़ा है, जैसे कि वो उसका साथी हो या फिर उसका गुलाम हो। वहीं उस विजार्ड के सामने और भी कई विजार्ड्स अपने काले पोशाक पहने खड़े हुए थे। उनके हाथ में भी बिल्कुल वैसे ही डंडे थे, वैसे ही लाठी थी, और उन सबके बगल में भी वैसे ही उनके खुद के गुलाम खड़े थे।
वहीं वो सामने खड़ा एल्डर विजार्ड अपना मंत्र बोलना शुरू करता है और वहीं उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए नीचे खड़े विजार्ड्स भी अपना अपना मंत्र बोलना शुरू करते हैं। मंत्र शक्ति प्रज्वलित हो, मंत्र शक्ति प्रज्वलित हो, मंत्र शक्ति प्रज्वलित हो, मंत्र शक्ति प्रज्वलित हो, अस्त्र शक्ति विद्युत हो, तुम्हारी महिमा आदर का समंदर हो, जादू का सूरज उज्ज्वल हो, मिस्ट की शक्तियां उजागर हो, मिस्ट की शक्तियां उजागर हो। उन विजार्ड्स के 4 बार मंत्र बोलने के बाद एल्डर विजार्ड फिर अपनी बात डीप आवाज में बोलता है। ये कड़कड़ाती बिजलियां, ये गरजते काले बादल, ये तेज हवा, ये गरजते काले बादल, ये तेज हवा, ये कड़कती बिजलियां, ये सब उनके आने की निशानियां हैं। ये सब उनकी निशानियां हैं, उनके आने का संकेत है। प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि वो बदल रही है। वो आ गया जिसका हमें इंतजार था, इस जंगल को इंतजार था। हमारे वजूद की रक्षा करने वो आ गया है, पर अभी वो सब कुछ भूल चुका है। अभी उसको कुछ याद नहीं है, इसीलिए जब तक उसे कुछ याद नहीं आ जाता तब तक हमें उसकी रक्षा करनी होगी। नहीं तो वो लोग उनको भी मार डालेंगे, क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते कि हमारा राजा वापस आए, वो हमारी रक्षा करे, वो हमारा रक्षक बने। इसीलिए अभी उन पर उन सबसे खतरा है। ये जंगल उनकी मदद करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर हमें भी उसका साथ देना होगा, हमें भी उसकी मदद करनी होगी। इसीलिए आज से हम अपने जादू की मदद से उनकी रक्षा करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हो? एल्डर विजार्ड ये बोलने के बाद अपनी जादुई लाठी से जमीन पर 3 बार ठक 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 करता है और वहीं उसके पीछे पीछे नीचे खड़े हुए बाकी विजार्ड्स भी एक साथ बोलने लगते हैं। हम साथ हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे, 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 हम उनके रक्षक बनेंगे। इतना बोलने के साथ साथ वो भी नीचे जमीन पर अपनी जादुई लाठी से ठक 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 करना शुरू कर देते हैं। उनकी लाठियों की इस ठक ठक में इतना रिदम था कि वो पूरे गुफा में बस उसकी आवाज गूंज गई थी और उनके ऊपर एक लाल रंग का जादू से कॉन्स्टलेशन जैसा बन जाता है और वो कॉन्स्टलेशन बस धीरे धीरे गोल गोल घूम के बस फूट जाता है और फिर वो सितारे सा बन जाता है जो बस चारों ओर फैल जाता है, जैसे कि उन्होंने अपने डंडे से कोई जादू किया हो और वो पूरी भी हो गई हो। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी जंगल पहुंच गया था। उसके साथ जान भी था, जो कि उसके पीछे उसकी पीठ पे अपनी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। वहीं ईबो की आंखें अभी भी बिल्कुल सफायर ब्लू ही थी, जैसे कि अभी भी उस पर उसके वुल्फ ने टेक ओवर कर रखा है। ईबो जान को लेके जैसे जैसे जंगल के रास्ते झरने की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे वो जंगल भी ईबो को रोशनी देने के लिए चमकने लग गए थे। वहां के एक एक छोटे पौधे से लेकर हर एक बड़ा पेड़ चमक रहा था। छोटे छोटे जुगनू से लेकर बड़े बड़े हिरन तक सबके सब चमकने लग गए थे। ईबो जितने जितने कदम आगे बढ़ा रहा था, वो पेड़ उसके सामने से वैसे वैसे करके धीरे धीरे से हटते जा रहे थे, जैसे कि वो खुद उसके लिए जगह बना रहे हो झरने तक पहुंचने के लिए। और वहीं अब ईबो भी जान को लेके उस झरने के पास तक पहुंच जाता है और इस समय वो उसको लेकर अंदर पानी में जा रहा है। ईबो उस झरने के पानी में जान को अपने बल पे खड़ा कर देता है और फिर धीरे धीरे उसको अनड्रेस करता है, क्योंकि जब उसकी बॉडी सीधा उस पानी के कांटेक्ट में आएगी तभी वो उसको जल्दी हील कर पाएगी, बस इसीलिए। और अब जान के शरीर पे सिर्फ कपड़ों के नाम पे नीचे छोड़ा हुआ उसका पैंट था और कुछ नहीं। ईबो जान के स्लिम मिल्की वाइट स्किन को अपने हल्के हाथ से बिल्कुल प्यार से सहला रहा था, जैसे कि उसका शरीर कोई नाजुक सा फूल हो। कि तभी उसके हाथ गलती से जान के कोढ़े वाले घाव पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से जान की हल्की सी कराह निकल जाती है और उसकी इस समय ऐसी हालत देख के ईबो की आंखों में अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। वहीं उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर और जान की चीख सुनकर जंगल की भी आंखें नम हो जाती हैं, जैसे कि उसने भी उनका दर्द महसूस कर लिया हो। इस समय पूरा जंगल शांत हो गया था। वहीं ईबो अब जान को हील करना शुरू करता है। वो अपना हाथ पहले पानी में डालता है और फिर उसी हाथ से पानी लेकर जान के ऊपर डालता है। वो धीरे धीरे करके उसको नहलाने लग गया था और वहीं जान के शरीर से धीरे धीरे करके वो घाव मिटने लग गए थे
जैसे कि शरीर पे हो ही ना। जैसे ही जान के शरीर से सारे घाव चले जाते हैं, ईबो उसके शरीर पे पानी डालना बंद कर देता है और अपने हल्के हाथों से उसके दोनों आंखों पे अपने हाथ फेरता है और फिर उसके होठों पे। ईबो उसके होठों पे अपने हाथ फेरने के साथ साथ उसको सहलाने लग गया था। उसकी उंगली कभी जान के उस सुपर सॉफ्ट फेदर लिप्स पे जा रही थी तो कभी उसके लिप्स के नीचे बने हुए उस मोल पे। वो उसके सुपर सॉफ्ट फेदरली लिप्स को ऐसे सहला रहा था जैसे वो कोई लिप्स नहीं हो, जैसे कि उसकी वो लिप्स किसी कमल की पंखुड़ी हो। सुपर सॉफ्ट फ्लावर। उन होठों को सहलाते सहलाते उसके अंदर एक अर्ज सी होने लगती है, जैसे कि वो उस सुपर सॉफ्ट फेदर लिप्स को अपने लिप्स से छुए, उनको महसूस करे। उसके अंदर जान की ये सॉफ्ट लिप्स अपने लिप्स पे रखने की अर्ज सी जगने लगती है। ईबो धीरे धीरे जान के करीब और करीब और करीब आता है, उसके उन लिप्स को अपने लिप्स के सामने लाता है और फिर कुछ सेकंड्स के बाद दोनों के होठ दो कमल के फूल जैसे एक दूसरे से टच हो जाते हैं। ईबो जान को किस कर रहा था। ये वार्म था, जेंटल था, टेंडर किस था, जैसे कि त्वचा पर एक सहज सी सरसराहट, बस और कुछ नहीं। ईबो के इस वार्म किस के बाद जान अपनी बेहोशी की हालत से होश में आने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे कोई फेदर जितनी सॉफ्ट चीज उसके होठों पर रख दी गई हो और अननोइंगली वो भी उसको महसूस करने लग जाता है। वो भी इस एक पल के एहसास में जीने लग गया था जैसे कि ईबो जी रहा था। दोनों के ही लिप्स रिदम में आ गए थे। अब दोनों ही एक दूसरे के साथ ये वार्म किस शेयर कर रहे थे। जगमगाते हुए जंगल में, खुले आसमान के नीचे, चांद की रोशनी से डूबे हुए चमचमाते इस झरने के बीच दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे, जैसे इन दोनों के लिए ही ये समय रुक गया था और दोनों ही सिर्फ उस वर्तमान में जी रहे थे। वहीं वो जादुई पेड़ भी अब और भी ज्यादा जगमगाने लग गए थे और बगल में ही उनकी वो ड्रामेबाज टहनियां, वो तो बस अपने पत्तों से उनकी आंखें बंद करने में लगी हुई थी। पर वो सारे पेड़ बिल्कुल बेशर्मों की तरह अपनी टहनियों को बिल्कुल साइड किनारा कर देते थे, उनके पत्तों को बस अपनी आंखों के आगे से हटा देते थे और बस फिर से देखने में लग जाते थे और बस वही देख देख के ब्लश किए जा रहे थे और इतनी तेज ब्लश कर रहे थे यानी कि वो अभी और भी ज्यादा तेज चमकने लगे थे और उनके इस तरह से ब्लश करने की वजह से पूरा जंगल इस समय और भी ज्यादा तेज चमकने लगा था। जंगल इस समय और भी ज्यादा जगमगाने लगा था। खैर, इनका ये वार्म जेंटल के सिर्फ कुछ सेकंड तक ही चलता है। इसके बाद ईबो जान को जेंटली ही पानी से बाहर निकाल लाता है और उसके सर पे हाथ फेरता है, जिसकी वजह से जान पूरा कॉन्शियस हो जाता है और उठ के बैठ जाता है। वो जैसे ही उठ के बैठता है तो सबसे पहले अपनी आंखों के सामने ईबो को देखता है, जिसकी आंखें इस समय नॉर्मल हो गई थी, पहले के जैसी, यानी कि गोल्डन हो गई थी, गोल्डन ब्राउन। और फिर वो जंगल को देखता है जो कि इस समय जगमगाना बंद कर चुके थे और अब बिल्कुल मासूमों की तरह जान के सामने जान को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो जादुई बिल्कुल भी ना हो, उनको जादू के नाम पे कुछ नहीं आता हो, जैसे कि उन्हें जादू के बारे में कुछ पता ही ना हो। बिल्कुल एक नॉर्मल साधारण जंगल और कुछ नहीं। और वहीं उन्होंने अपने पीछे उस झरने को भी छुपा लिया था, जैसे कि एक खरगोश दांत वाला प्राणी उसको देख ना पाए। वहीं जान के इधर उधर देखने से ईबो, जो वहीं बैठा जान को देख रहा था, वो बोलता है, क्या ढूंढ रहे हो जान? जिस पे जान बोलता है, क्या मैं अभी कोई सपना देख रहा था जिसमें मुझे वही झरना और वो जगमगाता हुआ जंगल दिख रहा था? ये मुझे कैसे पता होगा? वो तो तुम्हारा सपना था ना, तुम जानो कि वो सपना था या नहीं। ईबो अपनी नॉर्मल आवाज में बोलता है, जिसपे जान एकदम पाउटी लुक देते हुए अपनी ग्लूमी वॉइस में बोलता है, शायद वो सपना ही था। जिसको देखकर ईबो भी बस स्मक कर देता है और फिर उसके बाद पूछता है, वैसे जान, तुम इतनी रात में जंगल में क्यों आ रहे थे? वो झरना ढूंढने। सोचा कि जैसे पहली बार जंगल चमक रहा था वैसे अभी भी चमक रहा होगा, तो झरना ढूंढने में आसानी होगी। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मैं फिर से फंस गया। गांव वाले मुझे जासूस समझ के उठा ले गए और फिर मुझ पे कोड़े मारने लगे।
और मुझे जलती हुई आग के बीच में भी रख दिया था उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं उनको बोल रहा था और जान ये बोल ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है और वो अपने हाथ पैर को ध्यान से देखने लग जाता है, जैसे कि कुछ ढूंढ रहा हो। वहीं ईबो जान को ऑब्जर्व करते हुए बोलता है, क्या ढूंढ रहे हो जान? मुझ पे तो कोड़े पड़े थे ना, मैं घायल हो गया था, पर अभी निशान क्यों नहीं दिख रहे? जान अपने शरीर पे कोड़ों के निशान ढूंढते हुए बोलता है। हाँ, क्योंकि हाँ जान, अब वो तुम्हें नहीं दिखेंगी क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर पे जादुई जड़ी बूटियां लगा दी थी जो कि अंकल ने दी थी। तुम ठीक हो चुके हो, इसीलिए अब ढूंढ के कोई फायदा नहीं है, तो बस इसीलिए मत ढूंढो उन्हें। ईबो बोलता है, जिस पे जान सिर्फ अच्छा बोल के नोट करता है और फिर अपनी बात आगे बोलता है। ईबो, पर तुम्हारे गांव वाले मुझे जासूस क्यों समझ रहे थे? क्या यहाँ पर हर अनजान को जासूस समझा जाता है? नहीं जान, हर अनजान को नहीं, पर शायद तुमने किसी से झरने का पता पूछ लिया था या फिर सिल्वर पब के बारे में, बस इसीलिए। ईबो बोलता है, जिस पे जान और कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या झरने का रास्ता पूछना और सिल्वर पब के बारे में पूछना किसी जासूसी की निशानी होती है यहाँ पर? हाँ जान, क्योंकि मूनस्टोन पैक के लोग स्काईवर्ड को अपना दुश्मन मानते हैं और हेडा को भी अपना राजा नहीं मानते, इसीलिए। ईबो बोलता है, जिस पे जान वापस से पूछता है, पर क्यों? हेडा तो तुम्हारा राजा है ना? नहीं जान, बिल्कुल भी नहीं, हेडा हमारा राजा नहीं है। हमारे मूनस्टोन का सिर्फ एक ही राजा है और वो है हंग वंगजुन, दूसरा कोई भी नहीं, समझे? ईबो बोलता है, जिसके बाद जान फिर से पूछता है, जब तुम्हारा राजा हंग वंगजुन है तो फिर हेडा कौन है जो खुद को मूनस्टोन का राजा कहता है? जिस पे ईबो वापस से जवाब देते हुए बोलता है, हेडा सिर्फ हंग वंगजुन का मेट है और कुछ नहीं, एक ऐसा मेट जो अपने मेट का नाम सुनते ही उसे बगावत का नाम दे देता है, वो उन्हें बागी बना देता है। आम चावार जो हंग वंगजुन का नाम लेता है वो बागी बन जाता है उसकी नजरों में। जान ईबो की बात सुन के बस ओह वाला रिएक्शन देता है और वो आगे कुछ और पूछे इससे पहले ईबो एक सवाल पूछ लेता है, जान क्या तुम सच में इंसान हो जो दूसरी दुनिया से आके यहाँ फंस गए हो? जान ईबो की बात सुनता है तो अपनी डो आई से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जिस पे ईबो सिर्फ नोट करता है और वहीं जान आगे बोलना कंटिन्यू करता है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं सच में जासूस हूँ तो क्या तुम मुझे मार दोगे? जिस पे ईबो नहीं बोलते हुए कॉन्फिडेंटली हेड शुक करता है, जिस पे जान वापस से पूछता है, और वो क्यों भला? जिस पे ईबो वापस से जवाब देते हुए बोलता है, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तुम कोई मुखबिर नहीं हो। अगर तुम सच में मुखबिर होते तो इतने मासूम नहीं होते और रात के इस अंधेरे में तो अकेले जंगल में बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि जासूसों को हर छोटी से छोटी बात पता होती है, तुम्हारी तरह कोई बेवकूफ नहीं होता। उनको इस बात की खबर होगी कि रात को हुडाई के वासी पेट्रोलिंग करना शुरू किए हैं, जो कि तुम्हें नहीं थी। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम जासूस नहीं हो। अब अगर तुम जासूस नहीं हो तो मतलब साफ है कि तुम वही हो जो तुम बता रहे हो, दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान। जान ईबो के इस जवाब पे तो बस शक्ल कर देता है और फिर वो बोलता है, अगर यही दिमाग तुमने पहले लगा लिया होता तो मुझे अभी तक इतना परेशान नहीं होना पड़ता ना। खैर छोड़ो, अब जब तुम्हें पता ही है तो क्या तुम मेरी मदद करोगे झरने को ढूंढने में? प्लीज 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 प्लीज, आई मीन प्लीज। शायद 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 क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि जंगल की कई रहस्यमयी चीजें हैं जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता जान, मुझे भी नहीं पता है, इसीलिए सिर्फ शायद। कोई बात नहीं, हम साथ मिलकर ढूंढ ही लेंगे, दोगे ना साथ? जान अपनी वही प्यारी सी चिकी सी स्माइल देते हुए बोलता है। वहीं वो भी जान की इतनी प्यारी सी स्माइल देखकर बस वो भी स्माइल करने लगता है और बस नोट करता है। इसके बाद वो वहां से उठने लगता है, जिससे नीचे पड़ी हुई बेल में बस उसका पैर फंस जाता है, क्योंकि जंगल के ड्रामे से कोई बच पाए ये पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है। कोई नहीं बच पाया है तो ये कहां से बच पाएगा? उस बेल की मेहरबानी की वजह से एक बार फिर ईबो सीधा जाके जान के ऊपर गिरता है और एक बार फिर दोनों के लिप्स आपस में एक दूसरे से टच हो जाते हैं
और जैसे ही उनके लिप्स टकराते हैं उनके शरीर में बिल्कुल एक हल्की सी चिंगारी सी दौड़ जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है और पेट में बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं। चेहरा बिल्कुल पिंक हो जाता है और कान तो बिल्कुल रेड हो जाते हैं, बिल्कुल टोमेटो रेड। दोनों के लिए ही ये मोमेंट शॉकिंग और एम्बैरेसिंग दोनों ही था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए ये सुपर एक्साइटिंग और हार्ट टचिंग था। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए ये मोमेंट सुपर एक्साइटिंग और हार्ट टचिंग था, जैसे कि वो जगमगाता हुआ पेड़, जैसे कि एक बार फिर जगमगा उठे वो जंगल। दरअसल ये चाल इन बदमाश पेड़ों की ही थी, जो कि एक बार फिर बस इन दोनों को एक साथ देखना चाहते थे। तभी तो नीचे बिछी हुई इन बेलों के साथ मिलकर इन लोगों ने ये साजिश की। तभी तो नीचे ये बेल आ गई, जिसकी वजह से ईबोजान के ऊपर गिर गया और एक बार फिर इन दोनों के लिप्स टच हो गए। और अब ये पेड़ वापस से इन लोगों को देखकर शर्माने लगे, बिल्कुल ब्लश करने लगे, जगमगा उठे। और अब ये सारे पेड़ एक बार फिर से सब कुछ देखकर बस शर्मा उठे और बस जगमगाने लगे, ब्लश करने लगे। पर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए, हाँ, क्योंकि जान से डर भी तो है ना, नहीं तो भी फिर से ये झरना खोजना शुरू कर देगा। पर फिर भी जान की हल्की सी नजर पड़ी जाती है ईबो के साइड से, और वो ईबो से सेपरेट होते हुए सरप्राइजिंगली पूछता है, ईबो तुमने देखा वो पेड़ चमक रहे थे, जस्ट अभी चमक रहे थे, तुमने देखा? हाँ, वो जंगल, वो चमक रहे थे। वहीं ईबो इस चीज से बेखबर होते हुए बोलता है, नहीं जान, कहाँ चमक रहे हैं, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, देखो बिल्कुल साधारण तो लग रहे हैं। खैर छोड़ो, हमें चलना चाहिए। पर हम जाएंगे कहाँ? तुम्हारे गांव वाले तो मुझे जासूस समझ रहे हैं, हम वहां नहीं जा सकते। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें पैक लेके नहीं जा रहा, मेरे पास और भी सुरक्षित जगह है, हम लोग वहां चलते हैं। ईबो जान से बोलता है, जिसके बाद दोनों वहां से उठ के खड़े होते हैं और फिर उस सुरक्षित जगह पे जाने के लिए वहां से चल देते हैं। ईबो ने जान को तो सुरक्षित कर दिया था, पर क्या मूनस्टोन सुरक्षित था? आसमान में बादल अभी भी गरज रहे थे, तेज हवाएं अभी भी चल रही थी। वातावरण बिल्कुल लाल हुआ पड़ा था, जैसे कि उनमें खून का रंग घुल गया हो, खून जितना लाल। आशंका थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, इतना कि जिससे मिस्ट की दुनिया की तकदीर बदल जाएगी, जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। मूनस्टोन की राजधानी एम्बर से लेकर छोटे से पैक हुडाई तक सभी इस तूफानी वातावरण से परेशान थे। सबके लिए ये एक गहरी चिंता का विषय है कि अब क्या होने वाला है। कि तभी एक खबरी बिल्कुल भागते भागते आता है, वो साथ में अपने खबर भी लाए हुए था। एल्फा एल्फा एल्फा, वो हेडा के रिपर्स, एल्फा, हेडा के रिपर्स, एल्फा, वो हेडा के रिपर्स, एल्फा, वो हेडा के रिपर्स आ रहे हैं, वो हेडा के रिपर्स आ रहे हैं, एल्फा, वो हेडा के रिपर्स आ रहे हैं। सो हियर वी गो। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, पर क्या? तहखाने से हेडा के रिपर्स छोड़ दिए गए हैं। क्या ये हेडा के रिपर्स सच में सब कुछ बर्बाद कर देंगे? क्या ईबोजान की मदद कर पाएगा? क्या वो जान को वापस उसकी दुनिया में भेज पाएगा, उसके मॉम के पास? और क्या जान मूनस्टोन को इस सिचुएशन में छोड़ के वापस चला जाएगा? अगर रिपर्स सब कुछ बर्बाद कर देंगे तो जान वापस कैसे जाएगा? और वो सिल्वर पब, उसकी क्या स्टोरी है? वो जान को उस दुनिया से इस दुनिया में क्यों लेके आया है? क्या वजह है? ढेर सारे सवाल है ना। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे अगले पार्ट में, एक साथ मिलके। फिलहाल के लिए अभी यहीं पे रुकते हैं। तो अब आपकी बारी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद एज अ यूट्यूब फैमिली मुझे अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। आई होप कि आप सबको मिस्ट का ये सीजन 1 बहुत अच्छा लगा हो। तो अब आप बताइए कि आपको मेरे साथ ये फैंटेसी वर्ल्ड घूम के कैसा लगा। इन शॉर्ट कि आपको मेरी ये नॉवल कैसी लगी। आई नो मेरी ये नॉवल अभी यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई है, पर मैं इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ये सिर्फ इसका फर्स्ट सीजन है, आगे एक और भी आएगा जो मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी। बाकी अब आपकी बारी। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होगी। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। बाय बाय।
आह, मेरा मार्क। आह, 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 मैंने उसे खुद अपनी आंखों के सामने। आह, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। मेरा मार्क। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। वो दोबारा नहीं आ सकता। वो दोबारा नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे आ सकता है दोबारा? वो कैसे आ सकता है दोबारा? वो नहीं आ सकता। ये इतना जल क्यों रहा है? ये अचानक से इतना क्यों जल रहा है? आह, मतलब तुम सच में आ गए। मतलब तुम सच में आ गए। मतलब तुम सच में आ गए, हाँ? तुम आ ही गए। देखा नहीं गया ना तुमसे। देखा नहीं गया तुमसे। इन मामूली लोगों का दर्द। आओ। हाँ, चलो बढ़िया है। अच्छा हुआ आ गए। माय डियर मेट, वेलकम टू माय मिस्ट। वेलकम बैक टू माय मिस्ट, माय डियर मेट। ये शख्स पहले चिल्लाता है और फिर अचानक से हंसने लग जाता है, और फिर वहीं उसके बगल में बैठे उस सिल्वर ऑलिव ग्रीन आइस पप को देख के अपनी डेविल स्मिक करने लग जाता है।